तो कल की क्लास में इग्नस रॉक कंप्लीट करने के बाद आज हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक से स्टार्ट। तो सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहली बात तो क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, जो भी आपके ऑलरेडी मेटामॉर्फिक रॉक होगी या इग्नस रॉक होगी उनके छोटे छोटे सेडिमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं मान लो। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा आपको प्रोसेस पूरा, और फिर वो डिपॉजिट होके उनमें सीमेंटेशन होती है, कॉम्पैक्शन होती है, वो फिर एक रॉक बनाते हैं। ठीक है, तो दे आर ड्राइव्ड बोलते हैं, ड्राइव्ड हुई ना किसी ओरिजिनल रॉक कौन सी थी हमारी, इग्नस। ठीक है, उनसे ड्राइव्ड होती है आपकी सेडिमेंट्री। या कोई मेटामॉर्फिक रॉक भी है, इग्नस रॉक ने अपनी कोई फॉर्म चेंज की प्रेशर के कंडीशन में, टेम्परेचर के कंडीशन में, तो बन गई मेटामॉर्फोज्ड। और इग्नस और मेटामॉर्फस कोई भी रॉक्स अगर ब्रेक हो रही है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बने, उनसे फिर जो रॉक बनी दैट इज योर सेडिमेंट्री। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लाइनें सारी समझ में आ जाएंगी आपको। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन, ये क्वेश्चन आता है। तो लिथिफिकेशन जो टर्म है दैट इज रिलेटेड विद द सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, लिथिफिकेशन से। लिथिफिकेशन के अंदर क्या क्या आएगा आपका, कंसोलिडेशन, सबसे पहला आएगा सेडिमेंटेशन, छोटे छोटे पहले सेडिमेंट्स टूटेंगे। दिखाई देता हूँ एक बार, आपको समझ में आएगा, एक बार समझ गए ना फिर ये देखो होता क्या है। ज्योग्राफी में अच्छी बात पता है कि अगर आपको ज्योग्राफी का ट्रिक बताता हूँ, ज्योग्राफी को आप लगातार मत पढ़ो, ज्योग्राफी की लाइन को ब्रेक करते रहो। जैसे मैंने बोल दिया सेडिमेंटेशन, कंसोलिडेशन, सीमेंटेशन, फ्रेगमेंट, जैसे आप ब्रेक कर लोगे ना, हमने आपको बताया था फेनरेटिक के फाइनल, हमने ब्रेक कर लिया चीजों को। तो जब आप ब्रेक कर लोगे ना चीजों को, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे समझ नहीं आएगा। अब देखो मैं कैसे समझाऊंगा लिथिफिकेशन आपको। ये देखो एक प्रोसेस समझना, जो सेडिमेंट्री रॉक है, तो पहले मैंने बोला या तो कोई इग्नस रॉक होगी या कोई मेटामॉर्फिक रॉक होगी, कोई भी रॉक होगी इन दोनों में से। बस ये फ्लो चार्ट अपने कॉपी में बना लो, आपको याद हो जाएगा। वो क्या हुआ, किसी भी इरोजन से, डेन्यूटेशन के कारण या किसी भी कारण ये रॉक्स क्या हुई, ब्रेक हुई छोटे छोटे पीसीस के अंदर। ठीक है, तो ये रॉक्स क्या बन गए, सेडिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये सेडिमेंट्स हो गए आपके, सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स है, ये क्या हुआ, एक जगह पे क्या हो गए, कंसोलिडेट हो गए। पहले ये तो अलग अलग जगह पे मान लो फैले, फिर एक जगह पे क्या हो गए, कंसोलिडेट हो गए, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। फिर ये सेडिमेंट्स और पास पास आए, इनमें कोई ग्लू बना आपस में चिपके, तो यानी कि क्या हो गया, सीमेंटेशन। ठीक है, फिर इनमें क्या हुआ, और प्रेशर ऊपर से आया, जैसे मान लो क्या पानी हो गया या कोई लेयर इनके ऊपर आ गई, तो प्रेशर के कारण क्या हुआ, जो और गैप्स फर्दर थे वो सारे क्या हो गए, फर्दर फिल हो गए, और ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होके एक रॉक बन गई। तो इस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्पैक्शन, जिससे क्या हुआ, पानी सारा बाहर निकल गया जो भी इनके अंदर, और सारी रॉक्स बन गई। तो ऐसे होते हैं, पहले सेडिमेंट्स दूर दूर होते हैं, फिर वो सीमेंटेड होते हैं, फिर वो कॉम्पैक्ट होते हैं, ऐसे बनती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। और इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। ठीक है, द लिथिफिकेशन प्रोसेस चेंजेस द सेडिमेंट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्स क्या बन गए, सेडिमेंट्री रॉक, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में इन्वॉल्व सीमेंटेशन, जो मैं आपको बता चुका हूं, बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मटेरियल एज अ सीमेंट। क्या, अभी फोटो आएगी नीचे दोबारा। ठीक है, कॉम्पैक्शन टेक प्लेस बाय स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर, मैंने बताया ना, जब पार्टिकल्स थे उनके पीछे पानी होगा, तो पानी जब स्क्वीज आउट कर जाएगा और सीधा सॉलिड बन जाएगी पूरी, तो उसको बोलते हैं आपका कॉम्पैक्शन। ये जो प्रोसेस मैंने बताया उनकी डेफिनेशन एक एक लाइन में लिख दी आपको। ठीक है, हेंस देयर आर लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड वेरिंग ऑफ वेरिंग थिकनेस। तो इनमें क्या होता है, एक के बाद एक लेयर आती जाती है, वो कॉम्पैक्ट होती जाती है, एक के ऊपर आती है, तो ये क्या बनती है, लेयर बन जाती है। तो हमने देखा था इग्नस रॉक्स में लेयर्स नहीं थी, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपकी लेयर्स मिलेंगी। अब मान लो जो यहाँ पे ये अभी आ ही जाएगा, देखो मटेरियल्स दैट फॉर्म सेडिमेंट्री। तो पहली बात तो क्या, इनमें फॉसिल्स भी होता है, क्योंकि मान लो कोई सेडिमेंट्स टुकड़े उकड़े आए, ठीक है, वो इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद कोई बर्ड आ गया या कोई मरा हुआ कोई पक्षी आ गया, कुछ भी आ गया, वो भी इसमें हो गया, कोई पत्ता आ गया वो भी जमा हो गया, तो इनमें क्या होता है, फॉसिल्स भी हो जाते हैं डिपॉजिट। ठीक है, और टेम्परेचर इतना हाई होता नहीं कि बर्न हो जाए कुछ भी। मटेरियल दैट फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स मे बी ब्रॉट बाय स्ट्रीम्स, ग्लेशियर, विंड्स और एनिमल्स, किसी के थ्रू भी, जो मतलब घूम फिर के बाद मानो जो भी रॉक्स है उनका मटेरियल एक जगह क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, और उस प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन में क्या हुआ, सेडिमेंट्स बने, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन, और रॉक बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये तो बेसिक है, क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन तो बस एक वर्ड था इसमें, लिथिफिकेशन, उसके अंदर कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, ये कीवर्ड है, ये पूछ लेगा लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन आर रिलेटेड टू, वहां पे रॉक्स लिखी होंगी, सेडिमेंट्री, इग्नेस, मेटामॉर्फिक, आप समझ जाओगे मेटामॉर्फिक, ये समझना है। प्रोसेस कोई किसी से नहीं पूछ रहा, ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया आपको।
ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉक दस मोस्ट वेरिड। अब ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा वेरिड वैरायटी कौन सी रॉक्स में होती है, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन कुछ और हो गया, वहां पे कुछ और मिल गया, किसी और जगह पे कुछ और फॉसिल मिल गया, किसी और टाइप की रॉक मिल गई। इग्नस रॉक तो लगभग मैग्मा से बन रही है, लगभग सेम ही है वो, और इग्नस रॉक्स का ही मेटामॉर्फिज्म हुआ या सेडिमेंट्री का मेटामॉर्फिज्म हुआ तो मेटामॉर्फिज्म बन गई। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक हर एक लोकल कंडीशन के हिसाब से अलग बन रही है, वहां पे जो फॉसिल है, वहां पे जो रॉक है उसके हिसाब से। तो मोस्ट वेरिड, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा वैरायटी कौन सी रॉक्स में होती है इनमें से, सेडिमेंट्री। तो ये कीवर्ड, ये लाइनें पकड़नी है आपको, क्वेश्चन इसमें से बनाते हो, ये मेन बातें होंगी आपकी। इसके एग्जांपल है सैंडस्टोन और सील। जो आप कह रहे थे डायग्राम, ये देखो ये डायग्राम हो गया। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, लैंड से अलग अलग फ्रेगमेंट्स आए, ठीक है, ये, हाँ, छोटे छोटे आपके फ्रेगमेंट्स आए, ये इकट्ठे हो गए डिपॉजिट। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इरोडेड सेडिमेंट्स एंड अप इन द वाटर, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, उनके ऊपर पानी आया से एक, ठीक है, विद द टाइम दे गेट डिपॉजिटेड। ये पूरे पहले सिंगल लेयर थी, फिर एक लेयर और आ गई, ये ऐसे लेयर बनती गई, फिर और सेडिमेंट्स आएंगे तो और लेयर बन जाएगी, तो ऐसे पूरा लेयर बन जाएगा पूरा, ठीक है। फिर पहले इरोजन ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर इनका डिपोजिशन हुआ, फिर कॉम्पैक्शन हुआ, ये लेयर के बाद लेयर बनती गई, कॉम्पैक्ट होती गई। द रिलीज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सेडिमेंट्री, इनके बीच में जो मॉइस्चर था वो सारा हटा गया, पूरी प्रॉपर रॉक्स बन गई। दिस इज योर कॉम्पैक्शन, ठीक है। लास्ट में कंबाइन होकर चिपक के एकदम सारी। द सॉल्ट क्रिस्टल ग्लू द लेयर्स, एक दो लेयर इनके बीच में क्या हुआ, पूरा जो सॉल्ट की लेयर थी ग्लू की तरह काम करी, सीमेंट की तरह इनको चिपका के स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये प्रोसेस सारा समझा रहा है आपको, तो ये याद रखना, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन, ठीक है। पानी के अंदर हो रहा है ये, तभी आप देखना इसी के अंदर क्या होंगे, फॉसिल्स भी मिलते हैं, ठीक है। और क्योंकि भाई कुछ भी आ सकता है ना यहाँ से तो, और इसी के अंदर यही प्रोसेस होता है पेट्रोलियम फॉर्मेशन का भी। तो जहां पे भी पेट्रोलियम मिलता है ना कहीं वो एरिया क्या होगा, सी के अंदर होगा। तो आज के टाइम पे देखो आपके राजस्थान के अंदर भी क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है, पेट्रोलियम के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो पहले कहीं ना कहीं पे राजस्थान के ऊपर ही पूरा क्या था, सी था। अब वो पानी नीचे चला गया, रिसीड हो गया, सऊदी अरेबिया ये सब यहाँ पे तेल के कुएं मिलते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम बनता है दैट इज फॉर्म्ड इन द सी, इसी तरीके से बनता है पूरा यहाँ पे। कॉम्पैक्शन में क्या होएगा, जितने भी ये है ना आपके सेडिमेंट्स यहाँ पे, इनके बीच में जो पानी था, ठीक है, वो पानी बाहर रिलीज कर जाएगा। आप फिगर देखो ना, कॉम्पैक्शन में ऐसे बनी आती है, इनके बीच में जो वाटर था वो वाटर रिलीज होता है, और ये सारे टाइट होकर लेयर से बन जाते हैं। कॉम्पैक्ट करना इंग्लिश के बड़े सिंपल, कॉम्पैक्ट, तो पास पोर्स का क्या सेट बस, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स। अभी बता रहे सेडिमेंटेशन कैसे हुआ है, डेन्यूडेशन से हुआ है। डेन्यूडेशन क्या है, आगे बढ़ाऊंगा सारा, मतलब जो भी प्रोसेस होता है वेदरिंग का, इरोजन का, ये सब डेन्यूडेशन के अंदर आते हैं। तो जो भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हुआ उससे क्या बने सेडिमेंट्स, उनसे क्या बना आपका सेडिमेंट्री रॉक। अभी तक देखो, अब ये अगेन ये कुछ टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे मैं अलग अलग जगह से ढूंढ के आपको एक जगह पे दे रहा हूँ सारी चीजें। अब ये क्या लाइन कह रही है, दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट, बट वॉल्यूमेट्रिकली दे ऑक्यूपाई ओनली 5% बिकॉज दे आर अवेलेबल ओनली इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। अब वैसे तो क्या होगा, अगर पूरे क्रस्ट को देखो आप, इसको ये अगर हमारी पूरा सरफेस है, तो इसमें क्या कह रहा है, अराउंड 75% एरिया में जो कवर है, जैसे वो क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। लेकिन अर्थ क्रस्ट तो नीचे ही बहुत ज्यादा है ना, पर वॉल्यूम के हिसाब से कितनी है, केवल अराउंड 5%। ये बात समझनी है आपको। तो अर्थ पे जो सरफेस में कवरेज है वो किसका सबसे ज्यादा है, सेडिमेंट्री रॉक का, लेकिन वॉल्यूम में उतना ज्यादा नहीं है वो, क्योंकि नीचे बाकी इग्नस रॉक बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये डेटा वहां पे एकदम से आएगा, कंफ्यूज होगे, अब प्रिपेयर रहोगे कि हाँ भाई दिखने में तो सरफेस के ऊपर क्या दिख रही है, सेडिमेंट्री रॉक दिख रही है, यहाँ पे हिमालय हो गया, जो भी हो गया, अलग अलग माउंटेन दिखने में बहुत दिख रही है, सेडिमेंट्री टूट के और कुछ बन गया। लेकिन ओवरऑल क्रस्ट की बात करें, क्योंकि क्रस्ट तो सरफेस के नीचे भी है ना, आ रहे कमल समझ में, दोबारा बता देता हूँ। देखो सरफेस पे अगर कोई चीज फैली हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो क्या करे, कवर तो एरिया बहुत कर रही है, लेकिन उसकी वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, क्योंकि डेप्थ में नहीं है वो। तो सेडिमेंट्री रॉक डेप्थ पे होती नहीं, सरफेस के ऊपर ही होती है। तो क्रस्ट क्या है, वो सरफेस के नीचे भी है क्रस्ट, तो वॉल्यूम वाइज कितनी है, अराउंड 5% ही है ना। लेकिन जो इसका सरफेस के ऊपर एरिया है वो बहुत ज्यादा है, ये कहना चाह रहा है 75% के अराउंड एरिया है, ठीक है। समझ में आया ये वाली बात ना, बहुत है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अब तुम्हें आइडिया होगा, अब गलती नहीं करोगे एग्जाम के अंदर, कि सरफेस के ऊपर देखेंगे, क्रस्ट की बात करें तो इन तीनों रॉक्स में से सेडिमेंट्री सबसे ज्यादा है,
लेकिन ओवरऑल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इग्नेस रॉक्स बहुत ज्यादा है बिलो द सरफेस। ठीक है, आइस डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड टिल्थ। अब टिल हो गया या टिल्थ हो गया, ठीक है, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं जहां पे आइस होती है वहां पे जो सेडिमेंट्स डिपोजिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? टिल्थ। बस एक टर्म याद रखनी है, टिल और टिल्थ। जब मैं लैंडफॉर्म कराऊंगा ग्लेशियर लैंडफॉर्म तब भी बताऊंगा टिल क्या होते हैं। तो मान लो जहां पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए एक जगह पे, कहां पे? आइस के रीजन में, उसको क्या बोलते हैं हम? टिल। और ऐसे सेडिमेंट्स जो कि डेजर्ट के एरिया में इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, डेजर्ट के एरिया से उड़ के कहीं बाहर चले गए, यानी कि सैंड पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं लॉयस। तो ये अलग अलग टर्म्स है। अगर वहां पूछ लेगा टिल इज रिलेटेड टू, तो आपको बताना ग्लेशियर, ऐसे सेडिमेंट्स जो ग्लेशियर में होते हैं। लॉयस इज रिलेटेड टू द डेजर्ट, ठीक है ना। तो डेजर्ट से जो सैंड उड़ के आती है कहीं पे इकट्ठी हो जाएगी, वो बोलेंगे उसको लॉयस। वो आगे मैं सारे कराऊंगा किसमें? जब एरिड लैंड फॉर्म कराऊंगा या फिर ग्लेशियर लैंड फॉर्म कराऊंगा, हर एक के अलग लैंड फॉर्म होंगे। तो ये टर्म यहाँ पे बता दी मैंने। विंड डिपोजिट सेडिमेंट्स, देखो आ भी गया, डेजर्ट है यहाँ पे, मान लो यहां से क्या हुआ, सेडिमेंट्स हवा लेगी, यहाँ पे एक पहाड़ था और वहां पे जाके इसने डिपॉजिट कर दिए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पूरे सैंड सैंड डिपॉजिट हो गया। तो जो सैंड का डिपोजिशन है उसको क्या बोलते हैं? लॉयस। और एक जगह ऐसी है जहाँ पे सेडिमेंट्स है और उसको ग्लेशियर ले गया और उसने कहीं और डिपॉजिट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? टिल। बस ये सिंपल बात है। एजेंट चेंज हो गया है ना। और जो आगे लैंडफॉर्म पढ़ोगे तुम, उनपे देखोगे अगर रिवर कुछ बना रहा है तो बनेगा फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अगर हवा कुछ बना रही है लैंडफॉर्म, दैट एरिड लैंडफॉर्म या एओलिन लैंडफॉर्म, हवा से जो बन रहा है। इस तरीके से अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे सारे। देखो ब्रेक, अगेन मैं टर्म्स को ब्रेक कर रहा हूं ना, मैं तुम्हारा बस ब्रेक क्या कर दिया, एजेंट देख लो कौन एजेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उससे तुम्हारे लैंडफॉर्म चल जाएंगे। तो ब्रेक करो ज्योग्राफी को, बहुत ब्रेक, बिल्कुल बारीक, तब ब्रेक करते चलोगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। एक साथ मत पढ़ो उसको, यहाँ रिलेट कर लिया उसको कर लिया, ब्रेक करके कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार। विंड डिपॉजिट आगे लॉइस हो गया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जैसे हमने कल इग्नेस रॉक का क्लासिफिकेशन किया था, आपको सारा याद है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव के अंदर सारा याद है, अल्ट्रामाफिक, माफिक, इंटरमीडिएट, ग्रेनाइट, है ना। ऐसे आज मैं आपको सेडिमेंट्री करा दूंगा और फिर मेटामॉर्फिक करा दूंगा। और ऐसे हमने गैब्रू, पेडोडाइट, डायोराइट, उनके एग्जाम्पल भी किए थे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेडिमेंट्री के करेंगे, ऐसे हम एग्जाम्पल कुछ करेंगे मेटामॉर्फिक के। तो दो तीन चीजें देखनी हमें, कैसे बना प्रोसेस, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, क्या उनके एग्जाम्पल। तो ये भी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया कि किसी भी रॉक को में क्या पढ़ना है, कैसे बना, ठीक है, उनकी टाइप्स और उनके एग्जांपल्स। और चौथी अगर लेवल पे जाना है तो कहीं पे कहां वो मिलती है, ये फोर्थ लेवल हो गया। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड कॉम्पैक्शन। अब ये जो प्रोसेस सेडिमेंटेशन का वो कैसे चल रहा है उसके हिसाब से हमने बनाया मैकेनिकली फॉर्म्ड। दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स। ठीक है, तो किसी भी रॉक से अगर मान लो ये है, इरोड हो गया, ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट होगी फिजिकल तरीके से या मैकेनिकल तरीके से, तो उसको बोल देंगे मैकेनिकली फॉर्म्ड। ये सबसे सिंपल होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक पहाड़ था, है ना, वो अगर ब्रेक हो गया, छोटे छोटे टुकड़े होके, और वो कहीं डिपॉजिट हो गया उसके एलिमेंट्स, तो क्या बनेगा? मैकेनिकली फॉर्म। ये लॉयस हो गया, देख लो। तो ये क्या था? एक सैंड था वहां पे, हाँ, उड़ के वहां से डिपॉजिट हो गया, मैकेनिकली गया है, विंड से गया है, ग्लेशियर से गया है, रिवर से गया है, कोई सेडिमेंट्स। तो लॉयस हो गया, टिल हो गया, ये सारी कैसी रॉक्स हैं आपकी बनेंगी? तो ये क्या है? ये आपके मैकेनिकली फॉर्म्ड है सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स, ये कोई कॉन्ग्लोमरेट है जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी होगी एक जगह पे, तो दे आर मैकेनिकली फॉर्म्ड। सैंडस्टोन, ठीक है, स्टिलस्टोन या स्टिलस्टोन, शेल, ये सारे क्या है? मैकेनिकली फॉर्म्ड है। दे आर फॉर्म्ड बाय द मैकेनिकल एजेंट्स। बस ये याद रखना है, जो भी मैकेनिकल एजेंट्स क्या क्या होंगे आपके, रिवर, एयर, है ना, ये एजेंट्स, ग्लेशियर, ये सब क्या मैकेनिकल एजेंट्स है। तो इन एजेंट से जो बन रहा है, ओशियन करंट्स, आइस, जो सारे क्या होता है? मैकेनिकली फॉर्म्ड। अब मैकेनिकली फॉर्म्ड के अंदर भी एक और डिवीजन है, वो हम याद रखेंगे। तो सबसे पहला है रोडेशियस, अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड ऑफ कोर्स ग्रेन मटेरियल, एग्जांपल कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेशिया। जो कोर्स ग्रेन है, मोटे मोटे ग्रेन से बनी है, उनको बोलते हैं रोडेशियस। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, पूछ लेगा रोडेशियस, अरेनिशियस, और आपका एक और है अरेनिशियस और अर्गिलेशियस। ये किससे रिलेटेड है? तो दे आर पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कल आपको याद था क्या, हाँ, ये आप लिख लेना, मैं रोज मॉडिफाई करता हूँ, रोज इंप्रूवमेंट करता है। आज आपको एग्जांपल से बहुत सारे दूंगा, ठीक है ना। तो आप नोट, कुछ चीजें नोट डाउन करनी है आपको कल के नोट्स में, और मैंने इंप्रूवमेंट करवाई है, ठीक है। तो ये तीन टाइप हो गया। अब पहले कल आपको याद आ रहा था फेनेरेटिक, ए फाइनेटिक, है ना, तो वो हम किसे मारेंगे? इग्नेस रॉक्स के अंदर मारेंगे। रोडेशियस,
ठीक है, अरेनिशियस, एग्रेलिशियस, ये किसे टिक करेंगे हम? सेडिमेंट्री रॉक में। तो पहला तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। अब उनके अंदर देखते हैं, अगर कोर्स सीरियल मतलब कोर्स ग्रेन्स बहुत मोटे हैं तो कौन सी रॉक में आएगा? रोडेशियस में। एग्जांपल हो गया कॉन्ग्लोमरेट। बस अब ग्रेन साइज देखना है, ठीक है। तो जब बहुत क्या लिखा हुआ है मैंने, दे आर फॉर्म्ड बाय द कोर्स ग्रेन, तो ये अंडरलाइनमेंट कर लो, कोर्स ग्रेन। अगर कोर्स ग्रेन है, बहुत ही मोटा है, मतलब जो ग्रेन साइज है, तो दैट विल लीड टू द कॉन्ग्लोमरेट, तो कैसी रॉक बनेगी? रोडेशियस। अगर उस सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है? हैव मोर सैंड पार्टिकल, अगर उसमें सैंड पार्टिकल ज्यादा है तो कौन सी रॉक बनेगी? अरेनीशियस। अगर उसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा है, इसमें देखो रॉक्स है मोर क्ले पार्टिकल, तो वो बनेगा एग्रीलिशियस। ये याद रखना है बस। तो अगर कोर्स ग्रेन्ड है तो रोडेशियस, अगर सैंड है कौन सी थी? अरेनिशियस, ठीक है। और थर्ड आ गई आपके, अगर क्ले है, एग्रीलिशियस। ये है बस फर्क। अब देखो, ये हमने कर लिया। तो पहला लेवल हो गया। इसमें क्या होगा? सबसे बड़ा किसमें होता है? रोडेशियस। उससे छोटा होता है आपका अरेनिशियस, इसमें सैंड होती है। उससे भी छोटा होता है क्लेरियस, जिसमें होता है एग्रीलिशियस। तो साइज के हिसाब से बता दिया। दे फॉर्म द बेस्ट रिजर्व फॉर द ग्राउंड वाटर एंड पेट्रोलियम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी इस लेवल पे खेलता है। वो पूछेगा कि पेट्रोलियम रिजर्व या ग्राउंड वाटर कौन सी रॉक में ज्यादा मिलते हैं, तब आपको याद है ना कि एरेनियस रॉक में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनमें क्या होगा? देखो रीजन समझो अब इसका। ये जो रॉक है ना, जो आपकी सबसे पहले रॉक कौन सी थी? रोडेशियस। उसमें बहुत कोर्स थे, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल थे, ठीक है। तो उसमें पेट्रोलियम और वाटर क्या होगा? रुकेगा नहीं, सीधा चला जाएगा। परमेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। गौरव आ रहा है समझ में? ध्यान का है, सुन रहे हो? और अगर दूसरी रॉक उसके थोड़े छोटे हैं पार्टिकल, ठीक है, उसके थोड़े छोटे हैं, तो इसकी क्या है? जो आपकी अरेनियस रॉक है, इसके पार्टिकल थोड़े छोटे हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या था? कोर्स ग्रेन था। यहाँ पे क्या था? सैंड पार्टिकल है, जो थोड़े छोटे होते हैं कंपैरेटिवली उसके, हालांकि इससे तो बड़े एग्रेसिव से। तो इनमें क्या है? पोरोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो पोरोसिटी ज्यादा है यानी कि गैप है। इसमें तो क्या थी? परमेबिलिटी ज्यादा थी, पानी सारा निकल गया। इसमें क्या? गैप्स हैं, पर साथ में पार्टिकल उनको रोक लेंगे पानी को। तो यहाँ पे जो अगर ये कुछ आएगा भी पानी, तो यहाँ पे रुक जाएगा, ये पेट्रोलियम कुछ भी होगा, क्योंकि बाकी पार्टिकल पास है। और जो थर्ड कैटेगरी है, जिसमें क्ले से बना है, उसमें तो पार्टिकल बिल्कुल ही छोटे हैं, उसमें तो जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने, तो उसकी पोरोसिटी तो बिल्कुल कम है, तो उसमें तो कुछ स्टोर हो ही नहीं पा रहा है। अब आ रहा है समझ में कि रीजनिंग क्या है? क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम और ग्राउंड वाटर के रिजर्व किसमें ज्यादा मिलेंगे आपको? अरेनियस रॉक में। बस अब याद हो जाएगा आपको, सेडिमेंट्री का हो गया खेल। रोडेशियस, अरेनिशियस, एग्रीलिशियस, पेट्रोलियम और वाटर, ग्राउंड वाटर रिजर्व मिलेंगे अरेनिशियस। क्यों पूछ रहा हूं मैं आपसे? पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, कि कहां कहां पे लोकेटेड है, वो आपको मैं मैपिंग में कराऊंगा, ठीक है ना। आ चुका है ना क्वेश्चन। तो यूपीएससी का वो टर्म है पेट्रोलियम रिजर्व, तो हम उसके आसपास देखेंगे। फिर अगले बार रॉक से पूछ लेगा कौन सी रॉक से मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं। वहां पे फिर आप कंफ्यूजन नहीं हो गया, आप तुम क्या क्या कहोगे? एरेनिशियस हो गया। चलो, अरे कुछ मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये बात, चलो ठीक है फिर। क्यों, अगर मैं भी ऐसे फुद्दू कराता रहूंगा फिर क्या मजा होगा? कुछ अलग होना चाहिए, लगे कि हाँ पेपर के लायक कर रहे हैं, कुछ लेवल पे खेल रहे हैं। पॉलिटी का टेस्ट दिया था किसने कल? इसको मैंने दिया था। कुछ लग रहा था लेवल ठीक था? अभिषेक ठीक था वो टेस्ट? सही बनाया था? ठीक है चलो, बाकी जब कर लोगे पॉलिटिकल वाइज उनको ओढ़ दूंगा फिर मैं। तो मेरा पर्पस ये रहता है, एक बेस लेवल पहले बनाए हुए है सबका आपका, उसको करके जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है यूपीएससी, उस लेवल पे लेके जाऊंगा आपको। भाई बेस तो पढ़ाना बहुत ईजी है, वो मैं आपको पढ़ा के खत्म कर दूंगा, लेकिन पेपर उससे नहीं आएगा ना। फिर एग्जाम में लोगों से पता नहीं कहां से आ गया। उस लेवल से ऊपर लेके जाना है मेरे को आपको, ठीक है, ताकि हम एग्जाम में कंफर्टेबल रहें। और नहीं भी आता है तो हम ये कंफर्टेबल, यार इतना तो हमने पढ़ा है, बाकी को इतना भी नहीं आता होगा, हम कैसे उसको मैनेज करके आएंगे। जब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, ठीक है, तो आप उसका आप स्पेक्ट्रम इतना है, मैंने आपको 10 चीजें बता दी हैं, तो आपका स्पेक्ट्रम वाइड हो गया है। और कहीं ना कहीं उन 10 चीजों से आप एक दो चीज रिलेट करके पारा कर लोगे आप उसको, तो ये फायदा है, ठीक है। बस आप समझो आराम से, कोई डाउट अपना लिख लो, मैं आराम से क्लियर करूंगा उसको फिर बाद में। तो अरेनिशियस हो गया, ठीक है। अब एक पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि उसका ग्रेन साइज मेंशन कर दिया उन्होंने। तो ग्रेन साइज कितना है? 0.06 से लेके 2 mm अरेनिशियस रॉक का। अरेनिशियस रॉक, इसलिए मैंने जो मेन मेन लाइन है ना वो भी आपको डाल दिया। कहीं कुछ नोट्स कोई कुछ नहीं देखना, कोई बुक नहीं देखनी, इन्हीं को रिवाइज करना है बार बार। आपका 80% 90% कवर हो जाएगा, कुछ एक दो चीजें बचेंगी उसी में ऐड कर लेना बस। तो ये मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए, सब एक जगह पे। आप देखो कल के और आज के नोट्स में मैंने चेंज कर दी थी सारी चीजें, अभी तो आगे और मिलेंगी आपको।
डेली आपकी क्लास रिवाइज होकर आती है, ताकि जब फाइनल नोट्स आपके आएंगे ज्योमोर्फोलॉजी के, क्लाइमेटोलॉजी के, ओशनोग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के, एग्रीकल्चर के, वो फिर फाइनल होंगे, मतलब उसके एंड है फिर उससे, ठीक है ना। पर आपको डेली याद करना उसको, ज्योग्राफी कोई टेंशन नहीं करनी, मैपिंग कोई टेंशन नहीं करनी, क्लास में जो करा रहा हूँ उसको याद करके आ जाओ। जैसे कल सिंसियरिटी से आपने सारा लिखा था, रोज क्लास का लिख के चले जाओ। मेरे को लग रहा है उसके बाद आप कॉन्फिडेंट भी होंगे घर जाके। आज से पहले भी आपने किया होगा कभी, कैसे करते होगे अब तो हमेशा, ठीक है नहीं, लेकिन उसका फर्क पड़ता है, खुद बंदा कॉन्फिडेंट फील करता है यार 3 घंटे में कुछ लर्न करके आया, क्योंकि आज भी आपने सारी चीजें सुना दी आते ही, सारा रिवाइज था आपको चीजें। जब चीजें माइंड में होती है तब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, पेपर में भी और बात करते हुए भी, ठीक है। चलो, दीज रॉक्स, हाँ ठीक है, अरेनियस आर मेनली मेड अप ऑफ सैंड, परसेंटेज ऑफ सैंड, अब सब आपको पता है यार, सैंड ज्यादा था, एग्रीलिश में क्ले ज्यादा होगा, मैंने आपको बेसिक टर्म्स को ब्रेक करके समझा दिया था। दीज रॉक्स एक्यूमुलेट बाय विंड एक्शन, सबको पता है, क्योंकि चल रहा है कौन सी, मैकेनिकली चल रहा है इसलिए ना। अग्रीलिशियस पे आ जाओ, दे हैव मोर क्ले एंड आर फाइन ग्रेन्ड एंड सॉफ्टर, मोस्टली इम्परमिएबल, मैंने बताया ना इम्परमिएबल भी नहीं, पूरा कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है। मोस्टली नॉन पोरस, देखो मोस्टली हो रहा है, नॉन पोरस भी है, इसलिए पेट्रोलियम इसके अंदर होते हैं। मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं था, फिर भी एक आइडिया हो गया था। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने आपको 10 चीज बताई है, 2 चीज अपने आप आइडिया लगा लोगे उस चीज का, क्यों ज्यादा है, क्योंकि पोरोसिटी थी वहां पे, सैंड पार्टिकल थोड़े बड़े जगह है, उसमें बहुत बड़े पार्टिकल थे, तो बहुत ज्यादा जगह होगी, परमिबिलिटी ज्यादा हो, सारा बह गया, रुका ही नहीं कुछ भी, ठीक है। क्रिस क्ले स्टोन एंड शेल स्टोन आर द प्रिडोमिनेटली एग्रीशियस। तो ऊपर के एग्जांपल हमने क्या किए थे आपके, रोडेशियस थे, एग्जांपल क्या था, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। और फिर जो आपकी सेकंड रॉक थी सैंडस्टोन, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी क्ले स्टोन। ऑर्गेनिकली फॉर्म, पहले अभी तक कौन सी किया, मैकेनिकली या फिजिकली फॉर्म, जो कि एजेंट्स कर रहे थे, ग्लेशियर हो गया, रिवर हो गया, विंड हो गया। सेकंड ऑर्गेनिकली, जो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, ठीक है ना, formed by the remains of living organisms such as corals। तो कोरल जो रॉक है वो इट इज अ ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। तो शेलफिश, लाइमस्टोन्स, कोल, पिट, ये सब, कोल भी किससे बनता है, जो आपके पेड़ है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है, फ्लोरा फाउना, वो डिकम्पोज हो गए, उसी से कोल बनता है। तो कोल इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय द बायोलॉजिकल एक्शन, तो ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है कोल आपका। The remains of plants and animals are buried under the sediments due to heat and pressure from overlying layers. Their composition changes. Coal and limestone are well-known example. ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको भी अगेन ब्रेक कर लो बस। ये कह रहा है कि सेडिमेंट्स ऐसे हो गए प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, और इसके ऊपर प्रेस और कुछ आ गया, लेयर आ गई और कुछ, तो इनमें क्या हुआ आपका, इनके ऊपर प्रेशर लगा, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज के कारण ये क्या हुआ, कंपैक्ट हुए, और ये जो रॉक्स बनी वो क्या बनेंगी आपकी, सेडिमेंट्री रॉक, दे आर ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो कोल पेट्रोलियम कैसे बनता है, बायोलॉजिकल ओरिजिन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फॉसिल्स है आपके, ठीक है ना, जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। लाइमस्टोन भी आपका ऐसे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। बस ये याद रखना, वहां पे ये पूछ लेगा कि कौन से टाइप की रॉक है, तो लाइमस्टोन और कोल आर द एग्जांपल्स ऑफ द आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये देखो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीडोमिनेंस ऑफ कैल्शियम कंटेंट और द कार्बन कंटेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी क्लासिफाइड एज कैल्शियस और कार्बोनेशियस। अगर कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियस रॉक्स। तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये कैसे है, इसमें कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा है। कोल के अंदर क्या है, कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, तो जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज्यादा है उसको बोलेंगे कार्बोनेशियस रॉक। केमिकली फॉर्म, पहले पढ़ा मैकेनिकली जो एजेंट्स कर रहे थे, फिर पढ़ा बायोलॉजिकली या ऑर्गेनिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से बन रही थी, थर्ड पढ़ेंगे केमिकली, तो केमिकल से, पानी है, ठीक है, पानी के अंदर केमिकल होता है, सॉल्ट वगैरह से, वो इवेपोरेट हो गया और डिपॉजिट हो रहा है कहीं पे, तो वो क्या बन जाएगी आपकी केमिकली फॉर्म। कोई नाइट्रेट्स है पानी के अंदर, तो नाइट्रेट्स अगर इवेपोरेट हुए और डिपॉजिट हो गए कहीं पे, तो उन्होंने क्या बनाया आपका केमिकली फॉर्म, ओरिजिन क्या है केमिकल, बस। सॉल्यूशन से क्या हो गया, बाहर आके सॉलिडिफाइड हो गया। ये देखो, सच रॉक्स आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, मैंने कहा सॉल्यूशन के अंदर कोई केमिकल डिसॉल्व है, ठीक है, वो बाहर आके क्या हो गया, बस प्रेसिपिटेट होके आपका सूख गया वहां पे। एग्जाम्पल क्या है, जिप्सम। अब ये याद रखना है, वहां पे कंफ्यूजन होता है, अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका जिप्सम, लाइमस्टोन, ये पता होना चाहिए किस टाइप की रॉक है आपकी, ठीक है ना। तो जिप्सम कैसी बनी है आपकी, केमिकली फॉर्म्ड, लाइमस्टोन कैसी बनी है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऐसे हो रहा है, कीवर्ड याद है ना, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। अब अगेन देखो चीजें, एक अगेन मैं 15 मिनट पढ़ाता आपको प्रोसेस समझाने में सेडिमेंट्री रॉक, उससे मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, मैंने आपको बता दिया जिप्सम किससे बना है, आपका
केमिकली फॉर्म, शाबाश, ठीक है। डोलोमाइट या लाइमस्टोन किससे बना है आपका? ऑर्गेनिक रॉक। ये कीवर्ड है, ये सिखाना है और ये आपको याद करना है। प्रोसेस अगेन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीजें कोई याद भी नहीं करता। आपने पहले क्लास सबने कर रखी है, याद भी नहीं की होगी, पता ही नहीं होगा, मतलब पढ़ा भी होगा लेकिन तो स्किप कर गई होगी, क्योंकि आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखे हुए यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, तो मुझे पता है कहां से क्वेश्चन पिक कर सकता है वो। तो इस तरीके से मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि मैं चाहे ज्योग्राफी ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, उससे बेटर नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कैसे करोगे आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे। यार वो ये चीज पूछ रहा है तो मैं इतनी फालतू चीजें क्यों पढ़ रहा हूँ जो मेरे को काम को नहीं आएगी। कोई आपसे ज्ञान थोड़ी ले रहा है वहां पे, आपको तो एग्जाम क्लियर करना है, तो वही चीज पिक करो जो आपको एग्जाम रेलिवेंट लगती है, ठीक है। जिप्सम हो गया, इवेपोरेशन। अब देखो इसके एग्जांपल हो गए रॉक सॉल्ट। सॉल्ट भी ऐसे बनता है, इवेपोरेशन से बनता है, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है और सॉल्ट। जिप्सम भी आपने बता दिया, और पोटाश और नाइट्रेट, ये 4 एग्जांपल हो गए आपके सेडिमेंट्री रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकली। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेंगे। अब सारे याद ही आपको, मैं बोलूंगा ब्रेशिया हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गए, अब अपने आप बता दोगे रोडेशियस, ऊपर पढ़ा था ना कॉन्ग्लोमरेट के एग्जांपल। इनमें से मोस्टली आपने कर लिए हैं, बाकी मैं और एक चार्ट आएगा उसमें करवा दूंगा, है ना। फिर आप चौक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कोल आप लोग जिप्सम आइडेंटिफाई कर लोगे, केमिकली फॉर्म। अभी तक याद नहीं था, अब याद हो गया आपको, जिप्सम इज अ केमिकली फॉर्म, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ब्रॉड में करोगे जब आपको चीजें 60-70% याद हो जाएगा। एक दो चीज बटेंगे उनको हम सेट कर लेंगे कुछ ऑप्शन के अंदर। सारी 100% कभी चीज याद नहीं होती है, मैं कुछ ना कुछ तो छोड़ देता हूँ, एग्जाम के लिए हो जाता है। सारे याद करने बैठोगे कई दिन टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको मेजोरिटी अब इसमें से याद है। जो बच गया एक चार्ट और आ रहा है, उसमें कोड के थ्रू याद हो जाएगा अभी, ठीक है। इसको देख लेना कौन कौन सी रॉक्स है, मैंने पिक्चर दे दिया आपको। अब आएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। अगेन फिर मैं समझा देता हूँ, पढ़ोगी तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक रॉक है, इग्नस है या सेडिमेंट्री है, कोई भी रॉक है, उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, या तो टेम्परेचर की कंडीशन में, टेम्परेचर उस पर ज्यादा हीट आ गई, या फिर प्रेशर की कंडीशन में, या टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की कंडीशन में, किसी भी तरीके से वो चेंज हो गया, उसकी फॉर्म चेंज होगी, मिनरल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ही होता है चेंज ऑफ फॉर्म, ये कीवर्ड याद हो गया, ठीक है। अब देख लो द वर्ड आगे ना, चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स अकर विद इन। ये तो टर्म्स है, नहीं याद होंगे, हम तो समझ गए अपनी देसी भाषा में, भाई कुछ ना कुछ चेंज हो गया, चेंज ऑफ फॉर्म हो गया। उसमें होगा क्या, मैंने आपको बता दिया, मिनरल कंपोजिशन चेंज होगा। क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए ये याद करने की जरूरत नहीं है, पर उसका कॉन्सेप्ट याद होगा तो कहीं ना कोई एग्जाम्पल आएगा, तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स से ऑप्शन आएंगे उसमें आप उसको अप्लाई कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाई करो कि अंडरस्टैंड हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि सीधा डेफिनेशन नहीं पूछते वो लोग, स्टेट पीसीएस में ऊपर नीचे कर लेते डेफिनेशन। यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा उसकी एप्लीकेशन। अगर उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपके आया एग्जाम में, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो उसको आप सेट कर लोगे। मैं तो ऐसे ही करता था, ठीक है, और हर बार निकलता ही था मेरा। तो उसमें ये होता था, मैं कॉन्सेप्ट समझ लेता था, ये कॉन्सेप्ट है, तो उसके जो भी मेरे से पूछा है तो क्या वो उसमें सेट हो रहा है, तो सेट हो रहा है तो ठीक है, तो फिर वो उसको मैं टिक कर देता, फिर आगे बढ़ता था। हो गया। दिस अकर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम चेंज, तीनों है ना, वॉल्यूम के कारण भी। When the rocks are forced to lower by the tectonic process or molten magma rising through the crust comes contact with the crustal bed of कोई in the process of metamorphism some rocks will get away। ये देखो एक दो टर्म्स है, अगर जो मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कुछ मिनरल्स अरेंज हो गए लेयर्स की फॉर्म में से, ठीक है, ऐसा मेटामॉर्फिज्म हुआ किसी काइंड ऑफ, जिसमें सारे मिनरल्स, एक मिनरल आ गया दूसरा मिनरल आ गया लाइंस की फॉर्म में आ गए, तो उसको बोलते हैं हम फोलिएशन। तो ये टर्म आ जाएगी, फोलिएशन इज रिलेटेड टू द मेटामॉर्फिज्म, ये याद रखना है आपको। फोलिएशन में क्या होता है, ऐसे टेम्परेचर या प्रेशर चेंज के कारण जो मिनरल्स होते हैं दे अलाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन। तो एक टर्म और अंडरलाइन कर लो, दैट इज द फोलिएशन। वहां पे मैच द फॉलोइंग आएगा, फोलिएशन क्या है ना। तो फोलिएशन में क्या होता है, मिनरल्स अलाइन हो जाते हैं एक लाइन के अंदर। अगली टर्म है आपकी बेंडिंग, ठीक है। समटाइम मिनरल्स और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंडिंग। बेंडिंग में एक थिक लेयर हो जाएगी, एक थिन, वो अलग अलग मिनरल्स की होगी। तो बेंडिंग में टर्म इज रिलेटेड टू द मेटामॉर्फिज्म। बस अरेंजमेंट ऑफ को बता रहा है कि कैसे कैसे अरेंजमेंट हो रहे हैं। ये इसके एग्जांपल है सारे आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के, मार्बल, एंथ्रासाइट, निश, हॉर्नफिल, ठीक है, हॉर्नफेल्स, क्वार्ट्जाइट। अब मेरे को आप लोग बताओगे मैंने आपको क्या बताया था, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, या तो कोई इग्नस रॉक होगी या कोई सेडिमेंट्री रॉक होगी, वो उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का इंपैक्ट पड़ेगा एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म इट्स फॉर्म, उसका चेंज ऑफ फॉर्म हो जाएगा, उसके रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, कंपोजिशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, तो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स।
तो मेरे को ये बताओ कि जो मार्बल है, इधर मार्बल बनी है, क्योंकि मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इधर कौन सी रॉक थी, सेडिमेंट्री थी या इग्नस थी, जो भी रॉक थी, तो इधर कौन सी रॉक थी जिससे मार्बल बना है? लाइमस्टोन। श्योर? और लाइमस्टोन के अलावा और मतलब पेरेंट रॉक क्या है मैं पूछना चाह रहा हूं जिससे मेटामॉर्फिक रॉक बनी आपकी मार्बल, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ सेडिमेंट्री तो वो तो ठीक है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट दोनों है, शाबाश। मैं वो सेकंड वाला पूछना चाह रहा था, ठीक है ना, गुड गुड, कोई बात नहीं। एंथ्रासाइट इधर क्या था, जिस ओरिजिनल रॉक क्या थी आपकी एंथ्रासाइट के लिए? पीट या कोल? इधर कोल था, कोल से क्या बना आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट फर्दर अगर मेटामॉर्फोस होगा तो क्या बनेगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ऐसे क्लियर रखो, पिक्चर को क्लियर रखो। आ रहे समझ में आंशी को? श्योर, शाबाश। एंथ्रासाइट हो गया। नीश का बताओ, इधर क्या था नीश? नीश इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। उसकी ओरिजिन रॉक, पहले वाली रॉक कौन सी थी आपकी? इग्नस रॉक क्या थी? ग्रेनाइट। ठीक है, शाबाश, हो गया। इसका बताओ मेरे को, क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। इस तरफ क्या था, ओरिजिनल क्या था क्वार्टजाइट का? सैंडस्टोन। ठीक है, चलो इधर है शिस्ट, तो शिस्ट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। इधर क्या होगा शिस्ट के इधर? देखो अभी आप सोच रहे हो और मैं भी एक कोड बताऊंगा और अगली बार सारे खुद ही बोलोगे, सारे तुम लोग हैं। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, शाबाश, क्लेशी। मेरा कोड था क्लेशी, क्लेशी होता है लड़के क्लेशी, तो क्लेशी आ जाएगा, क्ले। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अभी देखना कोड के बाद तुम्हें इतना टाइम लगेगा नहीं। अब आओ, ठीक है, ऑन द बेसिस, ये चार्ट है, यहां मैंने तुम्हारे कोड बना दिए। ठीक है, वो हम करेंगे 1 मिनट थोड़ी देर पहले, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी आपको जो इतना टाइम लगा है ना, वो टाइम लगेगा नहीं, अभी देखना आप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो पहला क्या है आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो कोई रॉक अगर टेम्परेचर या हीट के कारण चल रही है तो उसको बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, और अगर कोई एज एग्जांपल है क्वार्टजाइट लाइमस्टोन इनटू मार्बल, है ना, ये सब देख। डायनामिक वाला क्या होता है, जो प्रेशर के अंदर चेंज हुई है, किसी प्रेशर के कारण अगर कोई रेक चेंज हुई है उसको बोलेंगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, और कॉम्बिनेशन जो होती है, प्रेशर भी लग गया जिसके ऊपर हीट भी लग गया, उसको क्या बोलेंगे हम? डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिक। क्यों? डायनामिक भी हो गया, प्रेशर भी लग गया, टेम्परेचर भी लग गया। अब आते हैं हमारे कोड के ऊपर। अंडर हाई प्रेशर ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू नीश, क्ले इनटू शेल, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शिस्ट। सम ऑफ द एग्जांपल ये याद करना है आपको। अब देखो, सबसे पहली जो रॉक है आपकी वो है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट पे क्या लगा? प्रेशर, तो ग्रेनाइट क्या बन गया? नीश, नीशिस। ठीक है, तो जी और जी कोड क्या है इसके साइड में लिख लो अपने, जी जी। ठीक है, तो जब भी नीशी जाए तो मेरे को दिमाग में आ गया जी वाली कोई रॉक होगी तो होगी ग्रेनाइट। अब अगला है आपका क्ले और शेल। ठीक है, और उसका क्या बनता है? शिस्ट। इसका कोड बनाया मैंने क्लेशी। कहीं बोलते हैं क्लेशी है, समझ रहे हो? क्लेशी का मतलब मैं तो वो समझता हूँ जो लड़ाइया करता है, क्लेशी। तो मैं क्ले आते ही मेरे दिमाग में आया क्लेशी, तो क्लेक्स को मेरे को रिलेट किया मैंने सी से, सी सी क्लेसी का कोड आ रहा है क्लेशी। अगला आया सैंडस्टोन। ठीक है, तो सैंड का क्या है? कवर। हम कहते हैं सैंड कवर है, सैंड ने सब कवर कर लिया, सैंड कवर। ठीक है, कवर से क्वार्टजाइट, क्वार्ट्स थोड़ा, हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब राइम करो, राइमिंग है ना। क्वार्ट्स कवर है ना, कवर कर दिया, कवर से आएगा क्वार्ट्स, कवर। तो सैंड ने क्या कर दिया? कवर कर दिया, क्वार्ट, सैंड का कवर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आप क्ले सी। क्ले का शिस्ट भी था और क्ले का स्ले भी है, दो राइम हो रहे ना, क्ले स्ले। तो क्ले से क्ले सी भी हो गया, शिस्ट भी बनेगा, और क्ले से आपका क्ले स्ले, स्लेट भी बनेगा। पर कंडीशन अलग है, जब क्ले के ऊपर प्रेशर लगता है तो शिस्ट बनता है, जब क्ले के ऊपर हीट लगती है तो स्लेट बनता है। ये ध्यान रखना बस। ठीक है भाई, क्लेशी क्या करेगा? प्रेशर डालेगा आपके ऊपर, लड़ाई करेगा तो प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर लगेगा तो क्लेशी, क्ले का बनेगा शिस्ट। ठीक है, क्ले स्ले, बच गया प्रेशर का टेम्परेचर, जब हीट आएगा तो क्ले का बनेगा स्लेट। ठीक है, स्लेट के ऊपर फर्दर अगर और हीट या प्रेशर लगता है तो बनेगा फाइनाइट। ये सब क्या है? क्ले का पार्ट है। कोल सबको याद रखता है, कोल का एंथ्रासाइट होता है, फिर आगे बनेगा ग्रेफाइट बन जाएगा। इसका कोड मैंने बनाया नहीं। अब लास्ट बच गया लाइमस्टोन, और एक और है आपका डोलोमाइट भी है, देखो यहाँ पे
डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट दोनों बनाते हैं मार्बल। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि लाइमस्टोन आपने बताया, एक और बताओ, क्योंकि मेरे को तो कोड पता था, इसलिए मेरे को याद था। कोड होने से आपको सारे याद हो जाएंगे, और अभी दोबारा पूछूंगा सब बताओगे आप मेरे को, देखना। तो मेरे को मार्बल क्या है, मार्बल के दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, मार्बल सोचते हो क्या आता है? वाह, ताजमहल इसके नाम में। तो सही कह रही, मेरे दिमाग में ताजमहल ही आता है। और ताजमहल किसकी याद में बना था? मुमताज। मुमताज किस में आती है? डोली में। डोलोमाइट लाइमस्टोन। अब तो हो जाएगा डोली। ठीक है, चलो ये देखो, मुमताज की डोली बना दी मैंने तो। ठीक है, तो ऐसे अब मेरे को देखो, अब मैं वापस पे जाता हूँ। आप इतना सोच रहे थे ना, अब देखना अपनी परफॉर्मेंस। और सब बोलेंगे, जिसको याद नहीं है वो मत बोलना, जिसको याद है वो सब बोलेंगे। मार्बल किससे बना है? और डोलोमाइट से क्या बनता है? मार्बल। शाबाश। एंथ्रासाइट? निशीस? ग्रेन। क्वार्टजाइट? सैंड कवर। ठीक है। शिस्ट? क्लेशी। क्लेशी। क्ले से एक और बनता है, क्ले स्ले स्लेट। ठीक है, क्लेस में अगर प्रेशर लगाएंगे तो क्लेशी, प्रेशर करें, अगर हीट लगाएंगे तो स्लेट बनेगा। ठीक है, उसके आगे फिर फाइलाइट एक और था ना। अब हो गया ना याद एक बार, ये है मेन बात, याद होना चाहिए बस। मैं कह रहा हूँ रैंडम आपने किसी फ्रेंड से पूछ लेना, अच्छा बता इसकी मेटामॉर्फिकम क्या है, वो सोचेगा, याद करेगा, आपको हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर। ये फर्क हो जाता है याद करने का, है ना। चलो, अभिषेक को इसलिए याद था कि उसका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, बाकी जनरली और किसी बच्चे को याद नहीं थी चीजें। मेटामॉर्फिक रॉक्स कर ली थी मैंने, है ना। अच्छा, अब रॉक साइकिल पे आते हैं। हाँ, ये थोड़ा देख लो, ये एक और मेट, ये देखो कि कहाँ कहाँ पे मिलती है ना। जो निशिस पढ़ाया था मैंने, शिस्ट मिला था, इसका आप एक मैप बनाओगे घर जाके और उसको डिस्क्रिप्शन शो करोगे कि निशिस और शिस्ट मिलती हैं आपकी हिमालयाज में, वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। क्वार्टजाइट जो हार्ड रॉक है फाउंड हो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड एरिया सराउंडिंग दिल्ली। मार्बल आपको पता ही है, एक तो राजस्थान का एरिया होगा और दूसरा थोड़ा मध्य प्रदेश का, नर्मदा वैली के आसपास। स्लेट हरियाणा में मिलती है, हिमाचल प्रदेश, दो याद रखना मेन आपको। ग्रेफाइट इज फाउंड इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, रॉक सिस्टम से जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका रॉक साइकिल। हाँ ठीक, कुछ पूछ रहा था कोई? चलो, रॉक साइकिल में क्या है, पहले बेसिक समझ लो, फिर दूसरा देखो। ये देखो, साइकिल क्या कहती है कि एक चीज से दूसरी चीज ड्राइव हो रही है, होती है साइकिल। अब देखो आप इसमें सबसे पहले क्या बनी आपकी, मान लो इग्नस रॉक बनी, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इग्नस रॉक से, सब देखो आराम से। इग्नस रॉक अगर उसके इरोजन होगा, टूट जाएगी, डिपोजिशन होगा, तो वो क्या बना देगी? सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो इग्नस रॉक से क्या बन रही है आपकी? सेडिमेंट्री रॉक बन गया ये। अगर सेडिमेंट्री रॉक है, वो कैसे भी करके सबडक्शन जोन के अंदर, कैसे भी करके अर्थ के सरफेस के अंदर चलेगी। ठीक है, तो मेल्ट होगी वापस सब कुछ, नई रॉक्स क्या बनाएगी उससे? इग्नस रॉक बन जाएगी। तो सेडिमेंट्री रॉक अगर मेल्ट हो जाती है तो वो बनाती है इग्नस रॉक। तो ये आपस में रिवर्स चल रहा है सब। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, अगेन देखो अगर वो मेल्ट होगी तो क्या बनाएगी? मैग्मा। मैग्मा वापस क्रिस्टलाइज होकर बना देगा आपका इग्नस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक में अगर कुछ टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज होएगा, मैंने बताया ना, तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये बन गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक भी अगर इरोजन होगा उसका या डिपोजिशन होगा, टूट के क्या बन जाएगी? वो सेडिमेंट्री रॉक। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और मेटामॉर्फिक रॉक अगर मेल्ट हो जाएगी, है ना, मेल्ट कब होती है? जब भी सबडक्शन होता है, दो प्लेट टकराती हैं, वो डीप इनसाइड अर्थ जाती हैं, तब वो मेल्ट होती है। तो अगर वो मेल्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक, तो मैग्मा बनेगा, फिर नई रॉक बनेगी तो बन जाएगी इग्नस रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक है, वो अगर फर्दर सॉरी ये नहीं है, वो अगर फर्दर मेल्ट होगी तो अगेन वो मेटामॉर्फिक। इग्नस रॉक है, वो अगर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंज हो रही है तो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो पूरी साइकिल है, जहां पे एक फॉर्म ऑफ रॉक चेंज होती है दूसरी फॉर्म ऑफ रॉक में, जिसमें सारी इंटरचेंजेबल है अलग अलग कंडीशंस के अंदर, उसको हम बोल देते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, वही मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको इतना दिक्कत आएगी कि आपको सब समझ में आ गया, कब मेल्टिंग हो रही है, कब सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो वो सारा आप ही कर लोगे। प्रेशर चेंज क्या मेटामॉर्फिक रॉक होगी, सेडिमेंटेशन क्या सेडिमेंट्री रॉक होगी, मेल्टिंग से इग्नस रॉक बनेगी, मेल्टिंग से पहले मैग्मा बनेगा, फिर उससे इग्नस रॉक बन जाएगी। कोई भी रॉक को सेडिमेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे? कॉम्पैक्शन, है ना, सीमेंटेशन, लिथिफिकेशन प्रोसेस था, उसे सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। याद है सारी चीजें आपको? ये पूरा वही लिखा है रॉक साइकिल क्या होती है। अब हम आते हैं हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के ऊपर।
तो देखो हमने अभी तक दो पार्ट कर लिए हमारे जो कंपोनेंट था इसका। तो पहला पार्ट हमने किया था हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, जितना भी हमारा अर्थ का इंटीरियर है उसकी लेयर्स वेयर्स होगी, सिस्मिक वेव्स होगी, वो खत्म कर दिया, इंटीरियर ऑफ अर्थ। सेकंड पार्ट मैंने आपके साथ उठाया था रॉक सिस्टम, जिसमें हमने रॉक्स के बारे में स्टडी कर ली सारी, क्या रॉक्स है, क्या रॉक साइकिल है, ठीक है, क्या रॉक्स का क्लासिफिकेशन है, कंप्लीट कर दिया रॉक्स। थर्ड पार्ट पे मैं आ गया जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, मतलब हमने क्या कहा था, अर्थ का एक सरफेस है, लैंड का जो सरफेस है उसको पढ़ेंगे, और जो प्रोसेसेस है, अब मैं प्रोसेस पे आया हूँ। लैंड पे सरफेस पता लगा आपको क्या है, रॉक्स है ना, वो आपने पढ़ लिया कैसे बनेगी। अब आप देखोगे क्या वो रॉक्स कैसे बन रही है और क्या प्रोसेस उनको इफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि सेडिमेंटेशन हो रहा है, कुछ इरोजन हो रहा है, कुछ वो क्या हो रहा है, वो सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कैसे होंगे, वो प्रोसेसेस होंगे मतलब कि जो कुछ अर्थ के अंदर से आ रहे होंगे उनको हम बोल देंगे एंडोजेनेटिक, है ना, और जो कुछ बाहर से हो रहे होंगे जो सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में होंगे उनको बोल देंगे एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होता है मोस्टली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सनलाइट, क्योंकि बाहर सन ही है, वो टेम्परेचर चेंज करता है, मौसम आता है जो भी ना, तो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सन एक्टिविटी। और अंदर सारा क्या आपके कन्वेक्टिव करंट्स है, प्लेट की मूवमेंट्स है, बेसिक समझो पहले, वही तो इफेक्ट कर रही है। पीयूष आ रहा है समझ में, शाबाश, कैरियर स्माइल, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, हाँ अब अच्छा लग रहा है। चलो मेरे को लग रहा है मैं कोई गंभीर बात बता रहा हूँ तुम्हें। देर आर many geological processes that shape the surface of the earth. They build and destroy a variety of landscapes and also gives us hints about the interior of the earth and the forces that exist there. अब ये देखो वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन आपको याद करनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई लैंड फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, सरफेस के ऊपर लैंड फॉर्म है, वो कैसे बना होगा, कुछ ना कुछ तो अंदर से निकला होगा, एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण रॉक बन गई, फिर बाहर वाले फोर्सेस उनको क्या हो गया होगा, स्ट्राइक किया होगा। तो जो लैंड फॉर्म है इट इज एन इंटरप्ले ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये इंट्रोडक्शन में लिख देना आप लैंड फॉर्म के क्वेश्चन में, तो आपका एक इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। तो ये मैंने लिखा है कि सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रीशेप्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज रिवर, रेन वाटर, ग्लेशियल विंड्स एंड सी वेव्स। आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि सर जो भी लैंडफॉर्म है इट इज एन इंटरप्ले ऑफ बोथ एंडोजेनेटिक फोर्सेस लाइक earthquake, volcano and all, and the exogenetic forces like बाकी glacier इंडिक। ये the forces which affect the crust of the earth or the agent of geomorphic agents are divided into two broad categories। ये तो आपको अब मैं चार्ट के थ्रू बताऊंगा, ये चार्ट आपको याद करना है आज अभी बैठ के। तो सबसे पहले ये चार्ट क्या कह रहा है, आपके पास है ये चार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ऊपर क्या बताया, फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट, कौन कौन से फोर्सेस है, या जियोमॉर्फिक प्रोसेस कुछ भी लिख लो, फोर्सेस है। तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, पहला होता है एंडो जो अंदर से आएंगे, समझना, देखो मैंने तो अपने लिखे हुए हैं, आप भी लिखते हुए चलना। मैंने एरो बना रखे है, जो अगर वर्टिकल है तो उस पर एरो बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे एरो बनाऊंगा, कंप्रेशन है तो ऐसे, क्योंकि एरो मेरे को याद रहेंगे लास्ट में। मैं इस पे बना देता हूँ, आप जितना पिक्टोरिकली पढ़ोगे ना तो उतना याद रहते हैं डायग्राम वायग्राम। और ये अगर आदत पड़ गई तो फिर ये आप सब चीज में अप्लाई करोगे, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो मेरे को एक आदत पड़ गई है डायग्राम बनाने की, पिक्टोरियल करने की, कोड्स बनाने की, तो वो मैं बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई करता हूँ, तो एक आदत बन जाएगी आप लोग, वो चीज मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा कैसे करना है। अभी तो वही बाकी आपको कैसे मैप बनाना है वर्ल्ड का, इंडिया का, वो सब चीज सिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, तो पहले मैंने क्या किया, फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, कि एंडो जो इनसाइड द अर्थ है, और बाहर वाले जो आउटसाइड वाले हो गए, ठीक है, सन से इन्फ्लुएंस है, मैंने सन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके कन्वेक्टिव करंट्स जो नीचे से आ रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये इन्फ्लुएंस करेंगे इन फोर्सेस को। अगला आ जाओ, अब बात करते हैं एक्सोजेनेटिक को, हम बाद में देखेंगे डेनुटेशन वाले प्रोसेस के अंदर, अब पहले हम सारे लगातार खत्म करेंगे एंडोजेनेटिक जो अंदर की साइड है। तो एंडोजेनेटिक में एक होंगे डायस्ट्रोफिक, एक होंगे कैटास्ट्रोफिक या फिर सडन फोर्स। तो अंदर से कोई फोर्स आ रहा है तो वो दो तरीके का है, एक तो बहुत जल्दी आ गया उसको बोलते हैं हम कैटास्ट्रोफिक या सडन, और एक आराम आराम से आ रहा है, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में शो कर रहा है वो अपना। और एक बात और याद रखना, जो फोर्स एकदम से आ रहा है जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, वो यार दे आर फॉर्म्ड ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर, एकदम से वोल्केनो कभी नहीं आता, एकदम से अर्थक्वेक कभी नहीं आता, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्लेट मूव हो रही होगी, स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा होगा, फिर वो एकदम से रिलीज होता है ना, ये प्रोसेस है, ठीक है ना। तो पहला सबसे एंडोजेनेटिक, उसके अंदर दो हैं, एक जो एकदम से शो हो गया दैट इज योर कैटास्ट्रोफिक और सडन फोर्सेस, एक जो धीरे धीरे शो हो रहा है अर्थ के ऊपर
दैट इज योर डायस्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिज्म। तो डायस्ट्रोफिक फोर्स का अगर बात करें तो इसमें भी दो हैं आपके, एक है एपीरियोजेनिक, एक है ओरोजेनिक। फोर्स अंदर से आ रहा है, ठीक है, अर्थ की मान लो ये अर्थ है, तो इसके अंदर से फोर्स आ रहा है। अब ये दो तरीके से आ सकता है फोर्स, यानी कि धीरे धीरे या तेज तेज। तो फास्ट आएगा तो सडन, उसको बाद में करेंगे। अब स्लो वाले जो धीरे धीरे आ रहा है, अब वो क्या कर सकता है, वर्टिकल भी आ सकता है और हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है। तो जो फोर्स वर्टिकल आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं वो होंगे आपके एपीरियोजेनिक, ठीक है। तो वर्टिकल के आगे बना लो एपीरियोजेनिक, ये होगा वर्टिकल, दिखा ना वर्टिकल मूवमेंट। अब देखो वर्टिकल मूवमेंट क्या हो सकती है आपकी, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। भाई वर्टिकल दोनों होते हैं ना, ऊपर भी नीचे भी। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो बोलते हैं उसको अपवर्ड मूवमेंट, और उससे क्या होगा, इमरजेंस। कोई चीज ऐसे थी, अब उसको वर्टिकल नीचे से पुश लगेगा धीरे धीरे, तो वो क्या हो जाएगी, इमरजेंस। ऊपर की हो गई थोड़ी ऐसे ऊपर हो जाएगी। दूसरा क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट या सबमर्जेंस। अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सबमर्जेंस। तो वर्टिकल मूवमेंट भी दो हो सकती है, ऊपर और नीचे, इमरजेंस एंड सबमर्जेंस, ये हो गया। अब वर्टिकल के बाद दूसरा फोर्स क्या लग सकता है आपका, एक तो वर्टिकल लग रहा है नीचे से, जैसे अगर ये है तो इसमें एक तो या तो वर्टिकल लग रहा है ऊपर नीचे, एक साइड में भी लग, हॉरिजॉन्टल लग सकता है, इधर कंप्रेशन हो सकता है या दूर जा सकता है। तो दूसरा फोर्स क्या आएगा आपका, हॉरिजॉन्टल। तो एक मैंने बताया एपिरोजेनेटिक, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं उनको बोलते हैं ओरोजेनेटिक, ठीक है ना। क्योंकि होरोजेनेटिक मूवमेंट होती है, उससे क्या बनेंगे, आपके माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो ओरोजेनेटिक मूवमेंट होती है आपकी, एक होती है टेंशनल फोर्सेस, एक होती है कंप्रेशन। अब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये एक दूसरे से पास भी आ सकते हैं, इसी नोन एज कंप्रेशन, या ये एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। है तो दोनों हॉरिजॉन्टल ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों वर्टिकल थी, दिख रहा है समझ में, ऐसे एरो बना लो अपने उसके सामने। तो जब दूर जा रहे हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं हम टेंशनल फोर्सेस, ठीक है, ये वाला टेंशनल फोर्सेस। और जब पास आ रहे हैं तो उससे क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। जब आप खुद सोचो, जब, चलो नीचे देखते हैं एक बार इसको, यहाँ पे आ जाओ। अब आ गए यहाँ पे ओरोजेनेटिक पे आ गए, ठीक है। ये अगर डायग्राम समझ में आ गया ना मैप, फिर आगे तो सब लिखा हुआ है वो तो समझ में आ जाएगा, बस ये ग्राफ समझ में आना चाहिए आपको, क्या है फ्लो चार्ट। अब ओरोजेनेटिक में क्या थे, कुछ थे। ओरोजेनेटिक का मतलब क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में दो थे, एक तो दूर दूर जा रहे थे, एक पास पास आ रहे थे, कंप्रेशन, ठीक है। अब अगर कोई चीज दूर जा रही है एक दूसरे से, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये देखो अगर ये है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो या तो इसमें क्रैक होगा या इसमें फॉल्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। जब दूर जाते हैं तो फॉल्ट बनता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब कंप्रेस होगी कोई चीज, अब ये देखो, ये अगर कंप्रेस होगी तो फोल्ड बनेगा, अगर इसको दूर ले जाओगे तो फट जाएगा, बीच में फॉल्ट आ जाएगा, ये फर्क होता है। अब ये अगर कंप्रेस होगी तो बनेगा आपके फोल्डिंग, ठीक है। और पहला है रैपिंग। अब देखो सिंपल सा है, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, अगर ये हल्का हल्का सा लग रहा है, थोड़ा सा बेंडिंग हुआ, दिस योर रैपिंग। ज्यादा हो गया तो फोल्डिंग, बस फोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो होता दोनों तरफ ही लग रहा है, कंप्रेस ही हो रहा है दोनों तरफ से। दूर ले जाएंगे तो फोल्डिंग, ठीक है। तो रैपिंग क्या होएगा आपका, कम फोर्स में, ज्यादा फोर्स होगा तो फोल्डिंग। अगर आप किसी भी इसको ऐसे करो, ऐसे करोगे ना तो ऊपर फोल्डिंग होगा, लेकिन बहुत तेज कर दो तो एक ऊपर स्लिप कर जाएगा, इसको बोलते हैं फोल्टिंग। तो कंप्रेशन फोर्स से क्या होती है, फोल्टिंग भी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोल्टिंग भी ऐड करवाया। पर फोल्ट कैसा आएगा, रिवर्स फोल्ट आएगा, उल्टे वाला आएगा, उल्टे वाला, सीधे वाला नहीं आएगा। मैं दिखाऊंगा अभी फोटोज। तो क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कि फोल्टिंग से क्या बनता है आपको, सॉरी टेंशन फोर्स से क्या बनता है आपका, फोल्टिंग। कंप्रेशन फोर्स से सब बच्चे क्या करेंगे, फोल्डिंग। लेकिन एक्सट्रीम कंप्रेशन होता है तो फोल्टिंग भी होता है। कौन सा फोल्ट बनता है, रिवर्स फोल्ट, ये याद रखना है, इसलिए लिखवाया ये। तो हाँ, रैपिंग में बता रहा था, अगर दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप रैपिंग ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ रैप हो रहा है तो डाउन रैपिंग। ये इंग्लिश के वर्ड सिंपल समझते हो आप, ठीक है। अप रैपिंग, डाउन रैपिंग, ज्यादा फोर्स लग गया तो फोल्डिंग, फोर्स बनेंगे, और ज्यादा लग गया तो फोल्टिंग, रिवर्स के अंदर। जब क्या है, कंप्रेशन फोर्स है। जब दूर जा रहे हैं तो क्रैक, थोड़ा सा गया तो क्रैक पड़ गया, ज्यादा चला गया तो फॉल्ट बन गया, तो हो जाएगा फोल्टिंग। चलो अब मेरे ख्याल से याद होगा, फोर्सेस दो, एंडो, एक्सो। एक्सो वाले बाद में देखेंगे डेनोटेशन के अंदर। एंडो के अंदर सबसे पहले धीरे वाले डायस्ट्रोफिक, फास्ट वाले कैटास्ट्रोफिक या सडन, जिसमें अर्थक्वेक वोल्केनो आते हैं। फास्ट वाले में, धीरे वालों में क्या थे, कुछ वर्टिकल होंगे एपिरोजेनिक, कुछ हॉरिजॉन्टल होंगे ओरोजेनिक,
वर्टिकल में भी क्या था वर्टिकल में आपका, हाँ एपिरोजेनेटिक हो गया, सॉरी डायस्ट्रोफिक, अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया। ओरोजेनेटिक में भी दूर जाएंगे टेंशनल, पास आएंगे कंप्रेशन। ठीक है, टेंशन में अगर क्या बनेगा, क्या तो क्रैक होंगे या फोल्ड बनेंगे। कंप्रेशन में क्या बनेगा, पहले रैपिंग, फोल्डिंग, रिवर्स फोल्डिंग। तीनों याद है आपको सारे, लास्ट तक पहुंच गए आप। ठीक है चलो, अब इसमें मैंने वही कहानी लिखी है, जनरेट डीप इनसाइड द, क्योंकि देखो मैंने आपको ऑलरेडी कीवर्ड बता दिए थे, आपको पता है किससे, या तो कन्वेक्शन करंट से या प्लेट मूवमेंट से या दोनों के कारण ये फोर्स जनरेट हुए, तो जनरेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास। इन फोर्सेस को अब ये देखो कितनी अच्छी बात है, जो भी आपके ये वाले फोर्सेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज है, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेज। अर्थक्वेक को आप क्या मानते हो, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। पीयूष अर्थक्वेक क्या है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? मोस्टली डिस्ट्रक्टिव। मतलब ये मैं समझ रहा हूँ, आप ज्योग्राफिकली देखोगे उसको, है ना। मैंने बोला अर्थक्वेक इज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स, फोर्स तो कंस्ट्रक्टिव है ना। अब तुम्हारी बिल्डिंग टूट गई तो उसको क्या मतलब, उसके कारण बहुत सारी कोई रिफ्ट वैली बनेगी, कोई लैंडफॉर्म बनेगा। ये वॉल्केनो क्या है, हम लोग कहेंगे डिस्ट्रक्टिव है, उसके कारण वॉल्केनिक कोन बनती है, लैंडफॉर्म बनते हैं अर्थ के सरफेस के रिगार्डिंग, तो वो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज हैं, ये जितने भी हैं। क्या एक्सोजेंट्रिक आएगा, एंडो में आएगा, सडन में आएगा ना। एंडो में दो थे, एक तो स्लो वाले डायस्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक, फास्ट वाले कैटास्ट्रोफिक। ठीक है कोई बात। तो बस मैं ये कीवर्ड देना चाह रहा था आपको कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज दे आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज, डिस्ट्रक्टिव नहीं करना फोर्स ही ना। हाँ ये बात है, जब मेंस में लिखोगे आप उसका डिजास्टर मैनेजमेंट का तो डिस्ट्रक्शन दिखा सकते हो प्रॉपर्टी और उनके ऊपर, वो वर्ड अलग हो गए, पर एज अ फोर्स इन द नेचर दे आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज। तो इतना डीप समझ रहे हो ना, हम असेंस पे जा रहे हैं उस चीज के ऊपर, वो पकड़ने आपको बात क्या है। दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द, देखो दीज फोर्सेज जो आपके अंदर से फोर्स है, इनसे क्या बनते हैं, वोल्केनो बनते हैं, अर्थक्वेक बनते हैं, ठीक है ना, और उनसे भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सो दे आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज। द एंडोजेनेटिक फोर्सेज मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू बेस ऑफ इंटेंसिटी टू मेजर, ये सब आपको पता है, कैटास्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक, मैंने सारा करवा दिया आपको, एक्सट्रीम इवेंट, वोल्केनिज्म, ठीक है, रिजल्ट इन मिनट्स। जब मैंने आपको चार्ट ही समझा दिया तो सारा समझ में आ जाएगा, पढ़ लेना, कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना। डायस्ट्रोजन में आपको पता है स्लोली, कीवर्ड हाईलाइट करके, वेरी स्लोली, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, धीरे धीरे उठेगा, अप रैपिंग, डाउन रैपिंग, फोल्डिंग, बहुत साल लगते हैं इनमें, इसलिए बहुत स्लो होते हैं। हॉरिजॉन्टल पता है आपको, वर्टिकल पता है, डायस्ट्रोफिक में था ना, हॉरिजॉन्टल एपिरोजेनिक, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल ओरोजेनिक, वर्टिकल एपिरोजेनिक, कीवर्ड्स पता है आपको सारे, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक, सब समझ में आ जाएगा। एपिरोजेनिक फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, वर्टिकली ऑपरेट करते हैं, अपलिफ्टमेंट होता है इनसे, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। ये और देख लो एक बार, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट कॉजेज अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जहां भी अपवर्ड मूवमेंट होगी तो वहां पे अपलिफ्टमेंट हो जाएगा कॉन्टिनेंट का, है ना। अपलिफ्टमेंट ऑफ द, या तो कुछ पूरा कॉन्टिनेंट अपलिफ्ट हो गया, उसका कुछ छोटा सा पार्ट हो गया, दो टाइप से बता रखा है। अगर कोस्टल एरिया के पास अपलिफ्टमेंट हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे, इमरजेंस, है ना। जैसे मान लो ये सी है और यहाँ पे कुछ अपलिफ्टमेंट होगी तो इमरजेंस हो गया ना, तो अगर ये डाउन चला गया नीचे तो उसको बोल देंगे सबमर्जेंस। तो अपलिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, इमरजेंस, और डाउन लिफ्टिंग उसको बोलते हैं सबमर्जेंस, बस यही है। ये देखो जो आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, सबसिस्टेंस या फिर सबमर्जेंस। सबसिस्टेंस ऑफ लैंड एरिया सच एज ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस। अल्टरनेटिवली क्या कह सकते हैं, द लैंड एरिया नियर द सी कोस्ट इज मूव डाउनवर्ड और इज सब्सिडाइड बिलो द सी लेवल, इट इज नोन एज द सबमर्ज्ड एरिया सच एज, उसको क्या बोलते हैं हम, सबमर्जेंस। अब देखो कई बार हम कहते हैं ना कि बिलो सी लेवल, कहीं सुना होगा बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है केरला के अंदर, वो कैसे है, वो एरिया कहीं ना कहीं सबमर्ज हो गया होगा, तो सी लेवल से भी नीचे चला गया वो, ठीक है ना, और वहां पे क्या आ गया, सी आ गई, तो उसको बोलेंगे हम सबमर्जेंस। और कोई उठ गया एरिया तो उसको बोलेंगे इमरजेंस। ओरोजेनेटिक फोर्स कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ओरोजेनेटिक मूवमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, सब अंदर से आ रहा है ना, वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल मैनर। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स, ये कीवर्ड आ गया, या तो आपके पास आए टेंजेंशियल फोर्स, तो कौन सा आएगा वो, ओरोजेनेटिक, ठीक है। हाँ कंप्रेशन भी है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी बोलते हैं आपका टेम्परेचर, ये टेंजेंशियल, अगर वो अपोजिट जा रहे हैं तो टेंशनल, टेंजेंट तो कंप्रेशन, हाँ ठीक है, ओवरऑल बोलेंगे टेंजेंशियल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना मूवमेंट तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। उसके दो टाइप है आपके जो आपने बताया,
अब आ जाओ, ये जो आपने बताया ना, इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड टेंशनल, इन टुवर्ड्स ईच अदर दे आर कॉल्ड कंप्रेशन। अब बात समझो, मैंने एक चार्ट समझाया था, आपका सारा क्लियर होता जा रहा है। उस चार्ट में वो सारी बातें बस यहाँ पे वर्ड्स में लिखी हुई है। तो ये पढ़ने के बाद अगर आप चार्ट देखते हो या चार्ट आपको याद है तो पढ़ने का कोई इतना कर लोगे आप इस चीज को बस। इसलिए मैं कह रहा था वहां पे लिख लो, अप रैपिंग, फोल्डिंग, ये सारे टर्म मैंने करवाया, फ्रैक्चर, फोल्ड, क्रैक्स, सब पता है आपको। अब देखो कंप्रेशन होएगा, अब आप देखते बता दोगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना, टेंशन होगी भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इसमें फोल्डिंग होएगी, इसमें क्या होएगा आपका कंप्रेशन फोल्डिंग होएगी, पहले रैपिंग होएगी, फिर फोल्डिंग होएगी, फिर रिवर्स फोल्ड हो जाएगा। अब आपको याद है सारे टर्म्स। इम्पैक्ट ऑफ कंप्रेशन फोर्सेस, जब कंप्रेशन फोर्स होएगा तो क्या बनेगा, फोल्डिंग होएगा, उससे माउंटेन बिल्डिंग होएगी। हाई इंटेंसिटी कंप्रेशन, फोल्डिंग इज डन बाय कंप्रेशन फोर्स। अब ये देखो जो मेरे को याद करवाना था, ये तो चार्ट के अंदर करवा ही चुका था, ये चीज याद करवानी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स कौन से होते हैं, वो हम याद करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया थ्रू द चार्ट, कैसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लो, फास्ट, सब समझ में आ गया, कुछ नहीं छोटा। अब आ जाओ, फोल्ड क्या होते हैं, जो ये वेवी स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स होता है, दिस इज नोन एज फोल्ड। भाई वेवी हो जाती है ना, देखो तो सही आप इसको ऐसे करोगे आप इसको तो कहीं ना कहीं वेव सी बन जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाता है ना जब आप कंप्रेस करते हो। तो जो वेवी है, तो वेवी स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स है, उसको हम बोलते हैं फोल्ड। ठीक है, द अपफोल्ड क्रेस्ट इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूं। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना उसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, और जो डेप्थ होता है डाउन उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। सिंक कर रहा है, सिंक, तो ये होगा सिंक्लाइन, और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, ये टर्म्स याद रखनी है। ये देखो, ये है ये है ऊपर वाली पीक एंटीक्लाइन, जो सिंक कर रहा है दैट इज योर सिंक्लाइन। दूसरी चीज ये देखो, जो आपका ये इंक्लिनेशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिप। क्या बोलते हैं इसको, डिप, जो इंक्लिनेशन है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से मेजर कर रहा है इसको बोलते हैं स्ट्राइक। बस ये याद रखना है, जो इंक्लिनेशन है कीवर्ड याद रखना है। इंक्लिनेशन क्या होता है फोल्ड का, उसको बोलेंगे डिप, और हॉरिजॉन्टल उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। डिप इज द इंक्लिनेशन, ये कीवर्ड था, ऑफ द रॉक बेड्स विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से जो इंक्लिनेशन है, ये इसका इंक्लिनेशन है, उस इंक्लिनेशन को क्या बोलेंगे, डिप, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या बोलेंगे, स्ट्राइक। Whereas the strike is an inclined bed is the direction of the any horizontal line along the bedding plane। तो ये बेडिंग प्लेन के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं स्ट्राइक, और जो उसका इंक्लिनेशन, कीवर्ड मैंने याद किया हुआ है। अब मेरे को अगर कीवर्ड याद है ना कि डिप का मतलब आप साइड में लिख लो, वो क्या होगा उसका इंक्लिनेशन, बस ये लिख लो इंक्लिनेशन। तो जिस भी फोल्ड का इंक्लिनेशन देखना होता है वो किससे शो करेगा, डिप से, और उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक। बस ये याद रखना स्ट्राइक और डिप क्या होता है। ठीक है, अगर लो इंटेंसिटी कंप्रेसिव फोर्स है तो रैपिंग होता है, अप रैपिंग, डाउन रैपिंग कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं अप रैपिंग कैसा होगा आपका, कॉन्वेक्स, क्योंकि अप ऐसा होगा ना, अप, तो अप क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ही तो ये। और डाउन रैपिंग ऐसे होती है, डाउन रैपिंग ये क्या है, कॉनकेव। बस अप रैपिंग कॉन्वेक्स होगी, डाउन रैपिंग कॉनकेव होगी। अबाउट ये जो आपको याद करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। ये देखो, अगर ये है आपकी रॉक और दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है और बराबर फोर्स लग रहा है, तो क्या बनेगा आपका, सिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिकल फोल्ड, जहां पे आपका बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर किसी भी एक साइड ज्यादा फोर्स लग गया और एक लिंब आपका ज्यादा बेंड हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिकल। ठीक है, पहले बेसिक समझो फिर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो यहाँ पे बराबर फोर्स लगा दोनों में, तो क्या हुआ आपका, जो आपके लिम्ब है, ठीक है, यहाँ पे बराबर एक पर्टिकुलर एंगल पे बैंड हुए दोनों, इसमें एक ज्यादा बैंड हो गया, एक कम हुआ है, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, ऐसी कंडीशन हुई जब इतना फोर्स लग गया, ज्यादा लग गया, ठीक है, कि जो दोनों लिम्स है, ठीक है, ये लिम्ब है ना, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, ये लिम्ब क्या हो गए, पैरेलल हो गए एक दूसरे के। ठीक है, और वर्टिकल हो गए इसके प्लेन की।
तो ये कैसे हो गया आपका आइसोक्लाइनल। तो आइसोक्लाइनल में क्या है, दोनों लिम्ब क्या हो गए, पैरेलल है, ठीक है, और वर्टिकल 90 डिग्री परपेंडिकुलर आपके प्लेन के। अब देखो फर्दर और फोल्ड आपका फोर्स लगा, तो इन पे अगर और फोर्स लगेगा तो ये क्या होंगे, फर्दर बैंड हो जाएंगे, और फर्दर बैंड हुए, ठीक है। तो ये तो आपकी देखो लिम्ब की डायरेक्शन है, ये लिम्ब ऐसा है, ठीक है, और ये इसका एक्सियल प्लेन है, ये जो एक्सिस है ना बीच वाली क्या होती है, एक्सिस होती है, ठीक है, और ये आपके लिम्ब है। तो जब ये फर्दर कंप्रेस होंगे, फर्दर होंगे तो क्या बनेंगे, ओवरटर्न फोल्ड, ठीक है। और इसके बाद अगर फर्दर और फोर्स लगा, एक के ऊपर एक आने लगे, तो ऐसे बनेंगे आपके रिकम्बेंट फोल्ड्स। और अगर कोई ऐसा फोल्ड है जो बिल्कुल उसके शार्प एजेस ऐसे शार्प एकदम, तो उसको बोलते हैं शिवरॉन फोल्ड्स, शिव, ठीक है। भाई कोई शार्प चीज है वही तो चीर करेगी ना, चीरेगी, चीर, चीर से याद करो, शीर, शीर, चीर, चीरने के लिए आपको क्या चाहिए, शार्प एजेस चाहिए। तो वहां पे जब शिवरॉन फोल्ड आएगा तो आप वर्ड ढूंढोगे शार्प एजेस, क्योंकि शार्प चीज चीरती है। बाकी तो आप कर लोगे, सेम फोर्स लग रहा है तो आपका सिमेट्रिकल, एक लिंब पे ज्यादा लग गया एसिमेट्रिकल, और फोर्स लगा और दोनों पैरेलल हो गए तो आइसोक्लाइनल, ठीक है। अब ये भी आइसोक्लाइनल का टाइप है आपका रिकम्बेंट, क्योंकि इसमें भी दोनों पैरेलल आ गए, पर फर्क क्या है, ये वर्टिकल है, ये थोड़ा उसके ओवर शेप चेंज होगी, ठीक ना। और फर्दर हुआ तो ओवरटर्न, और फर्दर हुआ तो ये भी आइसोक्लाइनल ही है, क्योंकि एक्सिस दोनों की सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसमें पैरेलल आ रहे हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल हो गया ये, तो ये हो गया आपका रिकम्बेंट, ठीक है। और फर्दर हो गया इसके बाद आगे मैं आपको दिखाऊंगा, और इतना फोल्ड होके कि दूसरे सरफेस पे चला गया तो उसको बोलते हैं नेप्पे, नीचे आएगा नेप्पे। ये बस वो टर्म्स याद रखनी है आपको, आइसोक्लाइनल फोल्ड, रिकम्बेंट, नेप्पे किस रिलेटेड है, फोल्ड से रिलेटेड है। और जो अगर शार्प एजेस है, ठीक है, तो शार्प चीज किस लिए होते हैं, चीरने के काम आते हैं, तो कौन सा हो गया, शिवरॉन फोल्ड्स। ये देखो सिमेट्रिकल ऑल्सो नोन है सिंपल फोल्ड्स, जब क्या होंगे, दोनों लिम्स इक्वली बेंड होंगे, ठीक है, तो हो गया सिंपल। एसिमेट्रिकल में अनइक्वल और इरेगुलर लिम्स होंगे, एक ज्यादा फोल्ड हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। आइसोक्लाइनल में क्या होगा, when the compressive force are so strong that both limbs of the fold becomes parallel but not horizontal। रिकम्बेंट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, यहाँ पे पैरेलल है पर हॉरिजॉन्टल नहीं बने, ठीक है। इट इज अ फोल्ड when the axial surface and the limbs of the slope are in the same direction and at the approximately same angle। देखो आपको समझ अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये जो चीज है ना, ये तो इसकी लिम्ब की डायरेक्शन है, ये लिम्स है ना, इसके लिम्स, ये लिम्स है, ये लिम्स है, ठीक है, ये लिम्स है, और ये बीच में से लोगे ये इसकी एक्सिस है, ये फर्क है। तो इसमें अगर बात करें तो ये लिम्स है ना, और ये बीच वाली एक्सिस है, बस ये है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो लिम्स है ना वो पैरेलल किसके जाते हैं, आपके एक्सिस के, आइसोक्लाइनल वर्टिकल में। और इधर देखो, इधर क्या है, इधर भी पैरेलल ही तो है लिम्स के, ये लिम्ब, ये एक्सिस है आपकी, ये लिम्ब है, तो पैरेलल भी यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल नहीं रहा, अब हॉरिजॉन्टल आ रहा है, भाई ये फर्क है रिकम्बेंट में। शेवरॉन आपको पता है ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर कैरेक्टराइज्ड बाय द फोल्डेड बेड्स विद स्ट्रेट लिम्स एंड शार्प हिंजेस, है ना, स्ट्रेट लिम्स है और शार्प हिंजेस है, ऊपर टॉप शार्प है बस। और इसमें एक और आपकी याद रखने कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो लेयर्स होंगे ना, अल्टरनेट लेयर होंगी, एक सॉफ्ट लेयर की, एक हार्ड लेयर की। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रेट लिम्स दैट हैव abruptly bent or one point and the hinge, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फोल्डिंग इज कॉमन इन द लो ग्रेड मेटा सेडिमेंट्री सीक्वेंस व्हिच इज टिपिकली हैव हार्ड लेयर सेपरेटेड बाय द वीक लेयर। तो एक बात और याद रखनी इसमें, इसमें एक लेयर हार्ड होगी और एक सॉफ्ट होगी, हार्ड सॉफ्ट ऐसे होती है। तो ऐसे पूछ लेगा ऐसे कौन से फोल्ड होते हैं मोस्टली, तो शेवरन फोल्ड्स में एक हार्ड होती है, एक सॉफ्ट होती है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। और शार्प एजेस है, हिंजेस है। ओवरटर्न पता है आपको, ठीक है। फिर रिकम्बेंट में क्या होगा, पुश ओवर द अदर एंड द टू लिम्स आर रफली इन हॉरिजॉन्टल पोस्चर, पूरा फोर्स लग गया था ना रिकम्बेंट पे। और अगर शीट इतनी फोर्स होगी कि आगे दूसरे सरफेस पे चलेगी तो उसको बोलते हैं नेप्पे। ये सारे हो गए फोल्डिंग। अब आ जाओ फोल्डिंग पे। क्या नेप्पे, ठीक है। देखो ये जो था ना आपका, ये था रिकम्बेंट, इसमें अगर और फोर्स लग रही है, और फोर्स लग रही है, और ये जो रॉक्स है सरफेस और बेंड होके आगे वाले सरफेस पे लगी, दूसरे सरफेस पे, और हाँ और आगे चलेगी, तो हो जाएगी नेप्पे। मतलब अगर रिकम्बेंट फोर्स में और फोल्डिंग हो रही है देन इट विल लीड टू द नेप्पे।
आपको ये वो नहीं पूछेगा, फिर आपको याद रखना है नेप पे किस काइंड ऑफ अ फोल्ड माउंटेन है, फोल्डिंग से रिलेटेड नेप पे, ऐसे याद रखना है। अबाउट फोल्डिंग, फोल्डिंग से ऐसे याद रखना बस कि कहीं भी कोई क्या हो गया, ये रॉक है, इसमें तरेड़ पड़ गई बस, है ना, दराज आ गई, तरेड़ आ गई, कुछ भी आ गई, तो उससे फिर क्या हो गया, या तो क्रैक्स होंगे या वो सेपरेट होके दूर हो जाएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स के कारण होगी। ये कौन सा फोल्डिंग इस कारण थी, कंप्रेशन फोर्स के कारण। A fault is a fracture आ गया, बस क्रैक आ गया इन द crustal rock wherein the rocks are displaced along a plane called as fault plane। अब कोई भी देखो ये रॉक है, अगर इसमें आप एक क्रैक आ जाएगा तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी, एक रॉक नीचे चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी इस तरह की। तो जो आपका फॉल्ट प्लेन है उसके अंदर अलोंग क्या होती है, रॉक्स डिस्प्लेस हो जाती है। इन अदर वर्ड्स व्हेन द crustal rocks are displaced due to tensional movement, है ना, caused by the endogenetic force along the plane, resulting structure is called fault and the plane along which the rocks blocks are displaced are called fault plane। तो टेंशनल मूवमेंट के कारण अगर कोई ब्रेक हो रही है रॉक, ठीक है, उससे फॉल्ट प्लेन के अराउंड डिस्प्लेस हो गए रॉक्स, तो उसको बोलते हैं फॉल्टिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग डिपेंड करेगा कि कैसी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसकी फ्रैक्चर रॉक्स की, ठीक है ना। देखो सम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग ऑफ द क्रस्ट रॉक्स आर डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द फ्रैक्चरिंग प्लेन। जो फ्रैक्चरिंग प्लेन है उसके अकॉर्डिंग कैसे रॉक्स मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम फोल्डिंग के टाइप्स करेंगे। फोल्डिंग के टाइप हम किस पे बेसिस कर रहे थे, कितना फोर्स लग रहा है ना। तो अगर बराबर लग रहा था तो आपका सिमेट्रिकल, एक लिंब पे ज्यादा लग रहा था एसिमेट्रिकल, दोनों पैरेलल हो गए वर्टिकल हो गए तो आइसोक्लाइनल, और फर्दर मूव हो गए तो ओवरटर्न, और पैरेलल हॉरिजॉन्टल हो गए तो रिकम्बेंट, दूसरे सरफेस पे आ गए तो नेप्पे, ठीक है, और लास्ट अगर शार्प इंजेस है तो शिवरेन शिव, सारे याद है आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फॉल्ट प्लेन आया है, जो प्लेन आ गया जहाँ पे दरेड़ आई है, वहां पे उसके बाद मूवमेंट क्या हो रही है प्लेट की, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, वर्टिकल जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर देंगे इसको। तो अब देखो आपकी पढ़ाई करने का तरीका क्या है, अब आपको फोल्डिंग फोल्डिंग भले ही याद ना हो रही हो, लेकिन आपने कीवर्ड लिखना है अपने उसके अंदर, फोल्डिंग के ऊपर क्या लिखना है कि अमाउंट ऑफ द फोर्स, कि अमाउंट ऑफ फोर्स के बेसिस पे डिसाइड कर लूंगा कि कैसा फोल्डिंग है। फोल्डिंग के टाइप्स के ऊपर क्या कीवर्ड लिखना है कि फोल्डिंग प्लेन के अलोंग डायरेक्शन क्या है, तो ये जो कीवर्ड है डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द फ्रैक्चर प्लेन, जो फ्रैक्चर प्लेन है उसके अलोंग डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, और फिर अपना दिमाग चल जाएगा आपका। बस वो कीवर्ड एग्जाम में अगर याद आ जाए ना, फिर दिमाग सारा चल जाता है, मेन के अंदर दिमाग चल जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं हुक बोल लो या कुछ भी बोल लो, स्ट्राइक पॉइंट, जो आपको याद रखना है हर टॉपिक के। हाँ, कोई भी एक पॉइंट याद रख लो, उसके अराउंड बिल्ड करो अपने आंसर्स को, अपने लर्निंग को, तो उसके अराउंड आपकी लर्निंग याद हो जाएगी। तो किताब आपके, फिर किताब क्या नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मोस्टली दिमाग में चीजें रहेंगी आपके। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, ठीक है। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट्स रॉक्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द फॉल्ट प्लेन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज द फोर्स ऑफ द टेंशन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, जैसे ये रॉक फॉल्ट है, तो यहाँ पे अगर ये क्रैक आया, यहाँ पे फॉल्ट प्लेन आया, तो दोनों अपनी टेंशन फोर्स से दूर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट में होता है फोल्डिंग के कारण एक्सट्रीम फोल्डिंग होगी। जब एक्सट्रीम हो रही है, एक दो जोर लगाओगे ना, कभी लगा के देखो अपना जोर, एक बार करो सारे अपने हाथ ऐसे जोर से करो, प्रेशर डालो, जितना प्रेशर डालोगे ना, अरे हिमांशु ऊपर ऐसे ऐसे, हाँ, अब इसको ऐसे जोर से जोर लगा, तो एक कहीं ना कहीं ऊपर जा, हाथ फिसलेगा, तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, तूने जोर ही नहीं लगाया इतना जोर लगा थोड़ा, नहीं लग रहा जोर, आर्यन लगाओ जोर कैसे, हाँ ऐसे जाते स्लिप करता है ना। तो जब एक्सट्रीम कंप्रेशन होगा तो फोल्टिंग हो जाएगी उसको, तो ऐसे फोल्ट को बोलेंगे हम रिवर्स फोल्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फोल्ट जैसे आप जो दूसरा वाला ये था ना आपका नॉर्मल फोल्ट, तो उसमें जब आप दूर ले जा रहे थे, तो ये जो जैसे फोल्ट हुआ तो एक रोक नीचे चली गई वाली, तो इसमें नीचे जाती है, उसमें दूसरी रोक ऊपर आ रही है, बस ये फर्क आएगा दिमाग में, अभी पिक्चर में दिखाऊंगा। अब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, अब पढ़ोगे तो आ जाएगा आपके समझ में। नॉर्मल फोल्ट जिसमें अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स फोल्ट्स में क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द बोथ ऑफ द फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स आर मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक तरफ की तरफ मूव रहे थे। इन अ नॉर्मल फोल्ट द हैंगिंग बॉल, मैं हैंगिंग बॉल की बात कर रहा था, यहाँ पे जो हैंगिंग बॉल है नॉर्मल फोल्ट में नीचे जाती है, वहां पे हैंगिंग बॉल ऊपर चली जाती है। हैंगिंग बॉल मूव्स डाउनवर्ड्स रिलेटेड टू द फुटबॉल, जो स्टेशनरी बॉल है उसके मुकाबले। यहाँ पे जो हैंगिंग बॉल है जो मूव कर रही थी, वो क्या जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इन द रिवर्स फोल्ट द थर्स्ट फोल्ट द हैंगिंग बॉल मूव्स अपवर्ड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप स्लिप फोल्ट। ये मैंने ऐड नहीं किया क्या नोट्स में, है नोट्स में तुम्हारे पास, देखते चलो, जो नहीं ऐड कर लेना, ठीक है। रिवर्स फोल्ट हो गया, इन अ नॉर्मल फोल्ट मूव्स डाउनवर्ड, इन अ रिवर्स फोल्ट
द हैंगिंग वूल वॉल मैंने वही बता रहा था, जो रिवर्स फोल्ड होगा उसमें जो आपकी जो मूव करेगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। नॉर्मल फोल्ड में जो प्लेट मूव कर रही है जो वो जाएगी नीचे जाएगी, जो रॉक, बस ये। ठीक है, अब देखो, अब आपको डिप का मतलब पता है, जो क्या था, इंक्लिनेशन शो कर रहा था। स्ट्राइक का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो डिप स्लिप फोल्ड क्या होगा, जो इंक्लिनेशन के अराउंड होगा। बस अब वर्ड समझ आएगा। तो ये इंक्लिनेशन ही तो शो कर रहा है इसका, देखो ये इंक्लिनेशन शो कर रहा है ना। तो जो फोल्ड इंक्लिनेशन के अराउंड होंगे रॉक की, उसको बोलेंगे डिप स्लिप फोल्ड। ठीक है, और जो लोग हॉरिजॉन्टल होंगे वो स्ट्राइक हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, डिप स्लिप फोल्ड वेयर द फोल्ड स्लिप इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिप ऑफ द फोल्ड। तो ये डिप की डायरेक्शन थी ना, पेन का रख दिया, दोबारा समझाता हूँ। देखो कि वैसे पढ़ते ना डिप विप याद नहीं होता, लेकिन अब आपको पता है डिप का मतलब क्या, इंक्लिनेशन। अब आपके एग्जाम में अगर डिप स्लिप फोल्ड आता तो आप इंक्लिनेशन ढूंढते। अब ये रॉक है मान लो, सिंप्लीफाई करने का इतना फायदा होता है, चीजें याद होती है। देखो ये आपको पता है भाई, मैंने ये बताया था ना आपको, कोई रॉक अगर ऐसे है तो जो उसका इंक्लिनेशन होगा उसको मैं बोलूंगा डिप, है ना, और जो उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसको बोलूंगा स्ट्राइक। तो ये इंक्लिनेशन ही तो है इस रॉक का, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अगर इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें जो होगी, जो मूवमेंट वाली आपकी रॉक है वो नीचे चली जाएगी, है ना। इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल फॉल्ट, ये तो बताया था मैंने आपको। और जिसमें ये मूवमेंट वाली प्लेट ऊपर जाएगी उसको बोलता हूं मैं रिवर्स फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट। द हैंगिंग वॉल मूव्स अप द रिलेटिव फुटबॉल, ये फुटबॉल है, ये हैंगिंग वॉल है, तो ये ऊपर चलेगी इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो रही थी, कंप्रेशन हो रही थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। इसमें सॉरी, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ठीक है, इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये नॉर्मल फॉल्ट है, ये आपका कौन सा फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट या फिर थ्रस्ट फॉल्ट। दूसरा नाम भी याद रख लो, थ्रस्ट फॉल्ट। मैं हर एक डायग्राम डालता हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। यहाँ पे मेरे को आपको डिप दिखाना था कि डिप, अब एग्जाम में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिप स्लिप फॉल्ट, तो आप समझ जाओगे भाई नॉर्मल वाला भी वहीं पे है और रिवर्स वाला भी, क्योंकि डिप के अलोंग हो रहे हैं तो दोनों फोल्ड करके आओगे आप। अब दूसरा देखो कौन सा आ गया, स्ट्राइक फोल्ड। अब आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा। अब वर्टिकल की बात नहीं होगी, ये वर्टिकल चल रहा है ना, ये वर्टिकल चल रहा है, वो हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा। अब वर्ड पता, क्योंकि आपको वर्ड पता है उसी से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये देखो हॉरिजॉन्टली मूव हो गया, ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था रोड, अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं गया, अब हॉरिजॉन्टल में हो गया। तो ऐसे फोल्ड जो हॉरिजॉन्टली मूव होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, स्ट्राइक, स्ट्राइक स्लिप फोल्ड वो। ठीक है, lateral या strike slip fault. In this type of fault, the movement of the rock block is directed horizontally along the strike is known as strike slip fault. अब तीसरा आ गया oblique slip fault, जिसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो जाए और वर्टिकल भी हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, ओब्लिक। ठीक है ना, ओब्लिक थोड़ा सा हम ओब्लिक थोड़ा बीच का रास्ता होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल होता है, बीच में आता है ओब्लिक, है ना, ओब्लिक थोड़ा। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगी और वर्टिकल भी होगी, तो बस इतना याद रखना है। चाहे मेथड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ मतलब नहीं है। डिप स्लिप में याद रखना कि डिप के अलोंग होगी तो वर्टिकली होगी। ठीक है, स्ट्राइक में याद रखना हॉरिजॉन्टल होगी बस। और इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो रही है, ओब्लिक, क्योंकि वहां पे मैच द फॉलोइंग आने के चांसेस है। वो बस वर्ड याद होंगे तो मैच कर लोगे। जिसमें हॉरिजॉन्टल होगी तो क्या होगा उसमें आपके स्ट्राइक, जिसमें वर्टिकल है तो डिप, जिसमें दोनों है तो ओब्लिक, बस वो ये वर्ड करके मैच कर देना अपना। ठीक है, फोल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। बस मैं तो कीवर्ड पढ़ता हूँ यार, ये तो मैं पढ़ ही लूंगा, मोशन कंबाइन उम्बाइन ये थोड़ी पढ़ूंगा, वो तो पता ही है मेरे को। बस ये देखो जो बोल्ड कर रखे हैं, अ फोल्ड विच एज कंपोनेंट ऑफ बोथ, कौन सा, डिप स्लाइप स्लिप वाला भी और स्ट्राइक स्लिप वाला भी, दोनों का आ गया, इज नोन एज ऑब्लिक। बट इतनी जल्दी जल्दी कीवर्ड पढ़ोगे तो नोट्स ही फटाफट रिवाइज होंगे आपके। और अब सारा ही पढ़ रहे हो, अ फोल्ड विच एज अ कंपोनेंट, एनर्जी भी जा रही है, टाइम भी जा रहा है, मजा भी आ रहा है, पर याद ही हो रहा कुछ भी। याद मेमोरी की भी स्ट्रक्चर है ना दिमाग में, मेन मेन बातें बार बार कर लोगे याद हो जाएगा। आप पूरा पढ़ रहे हो, गार्बेज भर रहे हो अपने दिमाग में, गार्बेज मत भरो, काम काम की चीजें भरो बस। ठीक है, क्योंकि इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे, लिखने का इतना टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बस आइडेंटिफाई करना है, खत्म करना है। स्टेप फॉल्ट समझ में आ रहा है, स्टेप होती है ना, सीढ़ियां होती हैं, तो जब सीरीज ऑफ फॉल्ट्स होंगे तो बना देंगे स्टेप फॉल्ट। तो क्या है, सीरीज ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, एनी एरिया सच एरिया स्लोप ऑफ ऑल फॉल्ट्स अपने सीरीज, कोई दिक्कत नहीं, सेम डायरेक्शन में, दूसरा कीवर्ड है सेम डायरेक्शन में, स्टेप की तरह हो जाएंगे। ये देखो नॉर्मल और रिवर्स वर्टिकल में थे इसलिए डिप के पार्ट है,
ये वाले हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो ये स्ट्राइक के फॉल्ट है। और ये जिसमें हॉरिजॉन्टल भी है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है ऊपर नीचे, तो ये ओब्लिक का पार्ट है। यहाँ पे सीरीज ऑफ फॉल्ट है सेम डायरेक्शन में, इसके बन गए स्टेप फॉल्ट। अब ये देखो और फर्दर डायग्राम दे दिया मैंने आपको। ये ओरिजिनल पीस ऑफ लैंड है, अगर वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है तो कौन सा बनेगा? स्ट्राइक, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। बस आप देखो सीधा, आपको ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं बस, अगर ये ऊपर नीचे करेंगे वर्टिकल, ठीक है। अब देखो एक्सटेंशन को वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है तो क्या बनेगा आपका? नॉर्मल, ठीक है। डिप वाला, हाँ डिप वाला दो है उसमें, नॉर्मल और रिवर्स। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, टेंशन फोर्स के कारण वो दूर जा रहे थे, तो क्या बनेगा आपका? नॉर्मल फोल्ड। लेकिन कंप्रेशन अगर होगा, देखो यहाँ पे लिखा है कंप्रेशन, तो क्या होगा आपका? अब थ्रस्ट होएगा, ऊपर वाला जाएगा, हैंगिंग बॉल ऊपर जाएगी, तो बनेगा रिवर्स फोल्ड या फिर थ्रस्ट फोल्ड जो आपने बताया, शाबाश, ठीक है। ये दोनों क्या है? डिप स्लिप के हो गए ना, क्योंकि वर्टिकल है। ये वाला स्ट्राइक का हो गया, जिसमें दोनों मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इसने ओरिजोनटली मूव किया और ऊपर नीचे भी किया, ओरिजोनटल के कारण गैप आ गया और ऊपर नीचे के कारण ये नीचे चली गई, तो ये क्या हो गया? ओब्लिक फोल्ड। अब आपको क्लियर है तीनों फोल्ड, ठीक है ना। अब देखो मैं हम इनको क्यों कह रहा था, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज है वो दे आर कंस्ट्रक्टिव फोर्स, क्योंकि इनसे लैंडफॉर्म बनते हैं। अब कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। अभी हमने थ्योरी कर लिया, ठीक है। यूपीएससी थ्योरी में भी डीप पूछ सकते हैं, मोस्टली क्या पूछता है? उसकी एप्लीकेशन पूछता है। तो ये इन फॉल्ट की एप्लीकेशन है कि क्या बन रहा है, माउंटेन बन रहा है, रिफ्ट बन रही है, क्या बन रहा है, वो देखेंगे अब, ठीक है। बहुत बोरिंग हो गया, थक रही है विश्वता लग रहा है। अरे बोरिंग तो ठीक है, लेकिन तैयारी तो करनी है ना। इतना इजी होता फिर तो बात ही क्या थी, सभी बन जाते हैं। हमें एफर्ट देने पड़ेंगे हमारे, है ना। चाहे बोरिंग हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये है, तुम लोग इसको काफी सालों में करते हैं, मैं 1 घंटे में करा रहा हूँ ठीक है, हंस रही है क्योंकि सालों में इसलिए कह रहा हूँ कि वो ढूंढते, रिसर्च करते, फिर कोड बनाते, याद करते, याद होती नहीं, वो फर्क है। क्योंकि वो मेहनत मैं तुम्हारी ऑलरेडी बैकग्राउंड में कर चुका हूँ, ऐसे नहीं आई चीजें ये। बहुत रिफाइन किया, बहुत रिफाइन किया, बहुत रिफाइन किया है, बहुत ढूंढा है, बहुत अरेंज किया है, बहुत फिगर आउट किए हैं। आगे तो देखेंगे हैंड मैप बना रखे, मैप बना रखे हैं, लोकेशन डाली हुई है। अब वो ऑलरेडी कहा मैंने, मेहनत कर ली है गधे वाली, तो तुम स्मार्ट वाली कर लो, याद कर लो। इतना कर लो बस, याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा चीजें, ठीक है। और याद करने में पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें याद करवा के मानूंगा, ठीक है। तो याद करेंगे उस चीज को। हाउ लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉल्ट्स, शाबाश। तो सबसे पहले बनी है आपकी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली आर द एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ crustal parts and subsidence of the middle portion between the two normal faults. Rift Valley also known as graben means trough like depression. एग्जांपल दे दिए, ये सारे एग्जांपल याद करूंगा, दिखाऊंगा। पहले आप ये देखो, पहले प्रोसेस समझो एक बार। मैं हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देता हूं, एक बार प्रोसेस समझ जाओगे फिर तो तुम ऐसे पढ़ लेते हो सारी चीजें। प्रोसेस समझते हैं हम आओ, चलो इसमें समझ में आ जाएगा आपको सारा प्रोसेस रिफ्ट वैली फॉर्मेशन का। और घर से जाके अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है ना, ये सारे मतलब एक ही पार्ट है। उसकी आप केस स्टडी पढ़ोगे घर जाके। मैं उसको जो वोल्केनिज्म मेंटल प्लूम कराऊंगा उस टाइम डिटेल में कराऊंगा, लेकिन आप घर जाके जरूर पढ़ना। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली उसी उसी का पार्ट है, मतलब ग्रेट रिफ्ट वैली पढ़ा है, उसके अंदर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है ना। उसको पूरा पढ़ना, उसकी क्या केस स्टडी थी, कैसे वो मेल्ट हो रही है, कैसे वहाँ पे लेक्स बन रही है, कैसे वहाँ मैग्मा बन रहा है, कैसे वहाँ माउंटेन बन रहे हैं, कैसे रिफ्ट्स हो रही है वहाँ पे। उसकी एक ओवरऑल पढ़ना, उसके आसपास के एरिया, कौन सी कंट्रीज है, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वोल्केनिज्म के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूंगा, डिटेल में वहां करेंगे इसको। अब देखो इसने क्या कहा था आपको, रिफ्ट कैसे बनती है, देसी भाषा में समझो बस। यहाँ पे कोई दो क्रैक आ गए, है ना, फॉल्ट प्लेन दो आ गए, तो दो क्रैक दिख रहे हैं यहाँ पे, दो क्रैक्स आ गए। टेंशन क्रैक लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर, वो दिख रहा है। अब तो आप समझ रहे हो ना टेंशन का मतलब क्या है, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है, सब समझ जाओगे अब तो आप। क्यों थ्रस्ट फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट को बोलते हैं। तो इधर कह रहा है कि क्रैक आई, और उसमें क्या हुआ, जो क्रैक आने से क्या हुआ, जो ये वाली लैंड है ये क्या होगी, सबसाइड होगी। तो ये देखो ये वाली लैंड क्या होगी, सबसाइड होगी। तो ये जो वैली बनी, एक डिप्रेशन बना ट्रफ लाइक, ठीक है ना। जो ट्रफ लाइक डिप्रेशन है, ट्रफ मतलब डिप्रेशन, ठीक है ना, ये ट्रफ इसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये ट्रफ लाइक जो डिप्रेशन बना, इसको हम क्या बोल देंगे, आपका रिफ्ट वैली। और दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रेबन, बस ग्रेबन, ये आ गया, बन गई रिफ्ट वैली। ये देखो, ठीक है। इसमें भी ऐसे हुआ, दोनों तरफ से क्या हुआ आपका, हो गया नीचे वाला पोर्शन गया। अब आगे इसमें और क्या होता है, जब मैं आगे वोल्केनिज्म पढ़ाऊंगा तो यहां से क्या होगा, धीरे धीरे अगर मैग्मा ऊपर आने लग जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अंदर ये केस हो रहा है, तो ये फर्दर सेपरेशन हो जाएगा इस चीज का। तो फिर लैंड मास ही पूरा अलग हो जाता है।
तो इसलिए मैं आपको स्टडी करने कह रहा था, पर मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको मेंटल प्लूम के अंदर, क्योंकि मेंटल प्लूम नीचे से आ रहा है मेंटल, उससे उसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो आगे आ गया, ओशियनिक क्रस्ट फॉर्मिंग एट द न्यू स्प्रेडिंग रिज, यहाँ पे रिज फर्दर सेपरेट होंगी और मैग्मा ऊपर आ जाएगा। ये दोनों पार्ट आने वाले टाइम में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी सेपरेटेड फ्रॉम द अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से। तो ये फर्दर, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट जो मैंने फोल्ड के अंदर बताया था। तो इस टिप को क्या बोलते हैं अपन, फोल्ड के अंदर, फोल्ड के अंदर एंटीक्लाइन, शाबाश, और इसको सिंक्लाइन, वेरी गुड। चलो, ये हो गया तुम्हारा रिफ्ट वैली का। अब देखो, ये समझ में आ गया कि नॉर्मल फॉल्ट होएगा, गैरबन बन जाएगा, ट्रफ लाइक डिप्रेशन ग्रेड। हमें क्या करना है, एग्जांपल याद करना है। ठीक है, तो इनमें से पूछ लेगा विच ऑफ देम आर द रिफ्ट वैली, ऐसे पूछता है। तो डेड सी, डेथ वैली, डेड सी बताएगा कहां पे, कोई कहां पे, जॉर्डन इजराइल की, वो एग्जैक्ट बताया, वाह इंप्रेसिव, शाबाश। डेथ वैली, शाबाश। लेक तंगनिका, हम्म, वो ठीक है। मेरे को बताओ कौन कौन सी कंट्रीज हैं दैट सराउंड द लेक तंगनिका, ये बता दो मेरे को। ये ब्रूनी, ब्रूनी, शाबाश है, तंजानिया, और क्या बताया, केनिया नहीं है, चार है, चार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, और आपका एक और क्या बच गया, आपका जाम्बिया। ठीक है, चलो, ये मैपिंग की तरफ उस टाइम ट्रिक्स के थ्रू याद कराऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन सी करनी है। बैकाल कहाँ पे है, रशिया, साइबेरिया। ठीक है, उसके बाद है वेस्ट एंटार्क्टिक रिफ्ट। ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि वहां पे ही आ जाएगा कि एंटार्क्टिका में कोई रिफ्ट वैली है कि नहीं। अब आपको नाम नहीं पता होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा एंटार्क्टिका में कोई ना कोई रिफ्ट वैली है, बस इस नाम के लिए। देखिए एंटार्क्टिका में एक्सेप्शन मत मानना, वहां पे रिफ्ट वैली है। और अगला क्या है आपका, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे रिफ्ट कहाँ है, अरे बताओ, रियो ग्रांडे रिवर कहाँ है, उसी के रिफ्ट है। नहीं नहीं बेटा, और ऊपर आ थोड़ा, रियो, शाबाश, मैक्सिको और यूएसए में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, रियो ग्रांडे और जॉर्डन रिफ्ट वैली, ये सारी रिफ्ट वैली होगी। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम जो आपको पढ़ना है, इट्स अ सीरीज ऑफ कॉन्टिग्यूअस जो ज्योग्राफिक ट्रेंचेस। यहाँ पे बहुत सारी रिफ्ट वैली बनी हुई है, बहुत सारी ट्रेंचेस है, जो कि आपकी क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम। अफ्रीका में जो इस साइड में ना दे रखा है, कहां से कहां स्ट्रेच हो रही है, मिडल ईस्ट से लेके आपके मोजाम्बिक तक। तो अगर एग्जाम में ये आता है ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम कहां पे है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने टर्म इंट्रोड्यूस की वाली। ठीक है ना, द एरिया इज जियोलॉजिकली एक्टिव एंड क्या क्या मिलते हैं वहां पे, वोल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। इंडिया में कौन कौन सी है आपकी रिफ्ट वैली, नर्मदा, तापी, दामोदर। ठीक है, ये मैं आपको समझा ही चुका था पूरा। एक एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इसका भी कोड बनाया है। ठीक है ना, वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका कोड क्या है कि जो दाम है ना, दाम के कारण क्या होता है, नाता खराब हो जाता है ना, और उससे क्या होता है, रिफ्ट हो जाती है। रिफ्ट मतलब एक दूसरे में दरार हो जाती है या दूरियां हो जाती है। रिफ्ट में ये दोनों दूरियां हो रही थी ना, तो दाम मतलब पैसा, दाम बोलते हैं। तो दाम के कारण क्या होता है, नाता खराब हो जाता है, हो जाता है कई बार पैसे के कारण नाता खराब। तो दाम से आप क्या करोगे, दामोदर। ना से क्या करोगे, नर्मदा। और तापी से क्या करोगे, नाता, ता से क्या करोगे, तापी। ठीक है ना, तो दाम से क्या हो रहा है, आपका नाता खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है, रिफ्ट हो जाती है, यानी कि दूरियां बनती है। तो अब आपको समझ में आएगा, रिफ्ट, रिफ्ट वैली, दाम के कारण क्या हो रहा था, नाता खराब हो रहा था, उससे रिफ्ट दूरियां आ रही थी। तो दामोदर, नर्मदा, तापी। क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन आता है, नर्मदा है कि नहीं, दामोदर है कि नहीं, सीधा आप क्लिक करोगे यार, दाम के कारण नाता हो रहा था, रिफ्ट आ रही थी, तीनों है, खत्म करो। इतना कॉन्फिडेंटली पेपर में करोगे परफॉर्म। ठीक है, चलो, सही है भाई। ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन करते हैं। अभी हमने पहले सबसे पहले पढ़ा था रिफ्ट वैली। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आ सकते हो, स्माइल कर सकते हो। ये नहीं है टेंशन लेके बैठनी है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्माइल करने से क्या होता है, एनर्जी ऊपर रहती है क्लास की। मेरे को भी लगता है कुछ समझ में आ रहा है, आप लोग भी लगता है हम कुछ सीख रहे हैं। हमेशा ये नेचुरल होता है, मतलब कि जैसे रहेगा ना, जब वो डाउन रहेंगे तो हम उतना लर्निंग भी नहीं कर पाते, और सामने वाले के भी एक कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर पॉजिटिव रहते हैं, स्माइल करते हैं, तो एक और पॉजिटिव रहता है, वो ठीक रहता है। ओवर स्माइल भी नहीं, आपको पता हो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, जो भी एक नॉर्मल हमेशा बनी रहना चाहिए स्माइलिंग फेस। सबसे फ्री की चीज है, सबसे अच्छी है। चलो, ब्लॉक माउंटेन्स, when the middle portion remains at its place and blocks formed on blocks from the both side moves downward। प्रोसेस समझ रहे थे, जब हम ग्रेबन या रिफ्ट वैली मैंने बताया, तब मैंने क्या समझाया था आपको, बताओ। हाँ, मैंने समझाया था
किस दोनों, हाँ ये जो है ना यार ये अगर सरफेस बड़ा में तो ये स्पीड मैच नहीं कर पा रहा मेरी अब आया धीरे वो। कोई प्लेन है, दो साइड क्रैक आ गए और वो बीच में से नीचे चला गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये नीचे नहीं गया, ये ऊपर ही रह गया, दोनों साइड वाली नीचे चलेगी, ये ऊपर रह गया है ना, तो ये ऊपर ही रह गया आपका और ये दोनों साइड वाली आपकी नीचे चलेगी, तो ये बन गया आपका ब्लॉक माउंट। बस ये प्रोसेस समझना था आपको। अरे मैं समझा पा रहा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं ऐसे चल रहा है ना, बस समझ में आ रही थी चीजें, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई आपसे डेफिनेशन थोड़ी दिखाया ब्लॉक माउंटेन क्या है, आपने प्रोसेस समझ लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। रिफ्ट वैली क्या है, ग्रेबन क्या है, कुछ मैं एग्जांपल याद कराया तो आपको काम हो जाएगा, डन है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स व्हेन द मिडल पोर्शन रिमेन एट इट्स प्लेस, और साइड वाली दोनों नीचे चलेगी। ब्लॉक माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ऑन द क्रस्ट, ऑन फॉर्म्ड ऑन द क्रस्ट ड्यू टू टेंशन, क्योंकि दोनों में देखो हम फोल्डिंग की बात तो कर ही नहीं, फोल्डिंग की कर रहे हैं तो सारी टेंशन की बात होगी, दूर ही जा रहे हैं सारे, है ना, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि टेंशन के कारण होगा। कॉमन समझ में आ रहा है टेंशन वाला, जब भी मैं टेंशन बोलता हूँ इसका मतलब है दोनों अपोजिट फोर्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं कंप्रेशन बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये है, क्योंकि हम फोल्डिंग की बात कर रहे हैं बार बार, तो टेंशन की बात ही करेंगे। यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूँ, फोल्डिंग की, है ना, और ओवर फोल्डिंग बहुत ज्यादा होती है तो फिर आता है आपका रिवर्स फोल्ड, है ना। तो ये वर्ड आते ही दिमाग में रहना चाहिए, हाँ भाई दूर दूर जा रहे होंगे कंप्रेस, और दोनों कैसे, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। वर्टिकल में हमने अलग किए थे, कौन से पार्ट है, ओरोजेनिक, वो कौन से थे, एपिरोजेनिक, उसमें वर्टिकल ऊपर अप रैपिंग डाउन रैपिंग सारे याद है आपको, ठीक है ना, एपिरोजेनिक ओरोजेनिक। चलो ब्लॉक माउंटेन, द ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड, ये सब कर लिया, सराउंडिंग रिमेन। हाँ अब हमें क्या याद रखना है, अगेन इनके एग्जांपल कहाँ कहाँ पे है। टॉप, द टॉप ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स इज यूजुअली मेड अप ऑफ वेरी फ्लैट प्लेन्स नोन एज प्लेट्यू, उनका टॉप फ्लैट होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। अब देखो एग्जांपल्स देखो, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, जर्मनी। एक और जर्मनी का होगा, वो है आपका हर्ज माउंटेन। तो दो माउंटेन हो गए आपके फॉल्ट जो कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर। ये शायद ऐड है नहीं है, कुछ चीजें मैंने ऐड की होंगी, नोट कर लेना, ठीक है। सीरिया नवादा रेंजेस, ये देखो मैं इसलिए एग्जांपल लिखता हूँ, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, ये रेंज कहाँ पे है, ये रेंज किस टाइप की है, तो पहला बताया फॉल्ट की है, दूसरा बताया कहाँ पे है, तो सीरिया नवादा का आपकी यूएसए के अंदर। हालांकि जब मैपिंग कराऊंगा ना डिटेल में तो सारी रेंजेस कराऊंगा आपको, पर फिर भी आप अभी याद कर लोगे तो क्या होगा, कनेक्ट बन जाएगा। ऐसे में न्यूज़पेपर का बोलता हूँ, जब आप न्यूज़पेपर डेली आधा घंटा पढ़ा करो, रोज मेन टॉपिक क्या चल रहा है उसमें से केस स्टडी निकाल लो, एग्जाम्पल कर लो, मेन टॉपिक चल रहा हो नजर में रहना चाहिए। जब आप फाइनली कोई मैगजीन पढ़ रहे हो या कोई क्लास कर रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाता है, आपको पता चलता है कि मैंने वो चीज पढ़ रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स है उसकी स्कीम को क्रैश किया है ना। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में सूर्य उदय स्कीम लेके आई है। इतना इतना भी पढ़ लिया तो आपको एक आइडिया रहेगा। जब आप उसके बारे में डिटेल क्लास कर रहे हो या कोई मैगजीन में पढ़ रहे हो तब आपको रिवीजन रहेगा, आपको हाँ मैंने चीज पढ़ी थी। तो यही फायदा इसका है, अभी ढंग से याद कर लोगे तो मैपिंग वो चीजें आप ऑब्जर्व करोगे देखोगे। और मैपिंग के लिए दो किताबें लानी है, मैं बता देता हूँ, ये देखो पहली कौन सी है, स्कूल एटलस ऑफ ओरिएंट ब्लैक स्वेन, ठीक है, ओरिएंट ब्लैक स्वेन स्कूल एटलस, इसको मैं रेफर करूंगा वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये कल ले आना अपनी क्लास में, हमेशा रखनी है आपको, कभी मैपिंग स्टार्ट कर दूंगा तो ओरिएंट ब्लैक स्वेन की स्कूल एटलस लेनी है वर्ल्ड के लिए। दूसरी है ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, ये ऑक्सफोर्ड की है स्टूडेंट एटलस, ये मैं रेफर करूंगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की जो डिटेलिंग है, ट्रिब्यूटरीज है, हिल्स है, स्टेट्स की डिटेलिंग है, मिनरल, वो इसमें दे रखा है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, नहीं नहीं ये मैं सब ट्राई करके देख चुका हूं, जो मोस्ट इफेक्टिव निकल के है, जो डिटेलिंग है इन दोनों में आई है ना, तो वही बताया मैंने आपको। कोई दिक्कत नहीं है, 200-300 रुपए लग जाएंगे एक्स्ट्रा, काम होना चाहिए अपना, चेंज कर लो। आ जाओ, ब्लैक फॉरेस्ट, सीरा नवादा, जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड और फ्रांस के वहां पे। सॉल्ट रेंज कहाँ पे है, पाकिस्तान। सॉल्ट रेंज को यूएस से मत मार देना पूजा, सोते सोते गई, कहाँ मारोगी, सॉल्ट रेंज कहाँ पे है, वेरी गुड, याद रहना चाहिए। हर्ज माउंटेन जर्मनी, ठीक है। इन इंडिया में कौन कौन सी आपके माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन, सतपुड़ा एंड विंध्या आर द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये देखो यहाँ पे फॉल्ट आया, दोनों रॉक नीचे चलेगी, ऊपर रह गया आपका ब्लॉक माउंटेन। केस स्टडी बताता हूँ एक आपको, कट्रोल हिल फॉल्ट की। अभी तक हम फॉल्टिंग ही पढ़ रहे हैं तो फॉल्ट की एक मैंने केस स्टडी डाल दी जो आप मेंस पे यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि
गुजरात में काफी फॉल्ट है वहां पे, है ना, अर्थक्वेक भी आते हैं, तो इसलिए मैंने गुजरात की केस स्टडी दी है। दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि कट्रोल हिल फॉल्ट कहाँ पे है, वो कहाँ पे है आपका, गुजरात में। ठीक है, ये देखो कच्छ रीजन में यहाँ पे आपके डिफरेंट फॉल्ट्स हैं, फुल फॉर्म नीचे दे रखी है, KMF KHF, ये डिफरेंट फॉल्ट्स है। तो दूसरी बात क्या समझ में आ रही है आपको, जो कच्छ की फिजियोग्राफी है वहां पे क्या है, देयर आर सीरीज ऑफ फॉल्ट्स, बहुत सारे फॉल्ट्स है वहां पे। ये लास्ट ईयर न्यूज में था, इसलिए मैंने केस स्टडी उठाई है आपके लिए, क्योंकि न्यूज से ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो थोड़ा न्यूज में रहता है, चांसेस है कि यूपीएससी वहां से कुछ पिक कर लेता है। ठीक है, सिस्मिसिटी इन कच्छ रीजन इज हाईली कॉम्प्लेक्स एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल सिस्मिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ सेवरल ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग फॉल्ट लाइंस which release continuously accumulating tectonic stress at interval producing earthquakes। वो कह रहा है बहुत सारी यहाँ पे ना ईस्ट वेस्ट दिख रहे हैं आपको, ईस्ट वेस्ट मूविंग लाइंस है, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, इसलिए काफी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है वहां पे, अर्थक्वेक काफी है ना, बहुत सारी फॉल्ट्स हैं यहाँ पे। Real monitoring since occurrence of devastating 2001 Bhuj earthquake indicates most of the fault in the region are कच्छ मेनलैंड फोल्ड, ये यार मार्क कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, साउथ वेगड फोल्ड, गेडी फोल्ड, आइलैंड बेल्ट फोल्ड। ठीक है, और आर दे आर सिस्टमिकली एक्टिव, और दूसरा था कंट्रोल वाला। बस मैं इसलिए ये याद कराना चाहता हूँ, वहां पे आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं दिया ना कच्छ वाला, तो आपको कंफ्यूजन होगा। साउथ वेगड दे दिया, गेडी फोल्ड दे दिया, दो तीन फोल्ड दे दिया, और वहां पे लिख दिया ऑप्शन दे आर प्रेजेंट इन कच्छ रीजन, हिमालयन माउंटेन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या नॉर्थ ईस्ट। तो आपको चांस है कहीं भी, अब आपको लगा नहीं भाई कच्छ रीजन है, इस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन फ्रेम करके बता दी मैंने। ठीक है ना, इसलिए मैंने फॉल्ट के नाम दिए, क्योंकि न्यूज में था, मेरे को अलग से सपना नहीं आया कोई कंट्रोल और कुछ, इसको इसलिए पढ़ा है। तो करंट हो गया, PYQs हो गए, कॉन्सेप्ट की जो रिक्वायर्ड है उसकी एप्लीकेशन है, वो सारा मैं करवा रहा हूँ तुम्हें इसके अंदर, बस याद कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, है ना। फोल्डिंग का ही अगला एक्सटेंशन पार्ट है आपका, देख फोल्डिंग किया हमने, फोल्डिंग किया, उसका अगला एक्सटेंशन पार्ट है माउंटेन बिल्डिंग, दैट कैन बी फॉर्म बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑल्सो, और फोल्डिंग दोनों से बनते हैं। फोल्डिंग से आपके फोल्ड माउंटेन बनेंगे, फोल्डिंग से आपके जो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, है ना। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स हैं, आपके ब्लॉक माउंटेन है, कुछ वोल्केनो के कारण बनेंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ठीक है, अब आपका काम स्टार्ट होता है, 10 मिनट लो, जो भी आपने पढ़ा है पहले तो आप वो लिखोगे जो आपने पढ़ा है। ठीक है, सेकंड पे आप वो लिखोगे अगले पेज में जो आपने आज कोई नई चीज सीखी है, ट्रेंडिंग, है ना, यार ये चीज ट्रेंड था, ये मैंने नई चीज सीखी, मेरे को नहीं आती थी पहले। ठीक है, और थर्ड में जो कल क्लास में आपने पढ़ा था ना, उसके मैंने कुछ 6-7 पॉइंट नोट किए हैं कि ये मेरी लर्निंग्स है, वो मैं आपकी लर्निंग पूछूंगा कल एक बार, कल वाली क्लास में। ठीक है, ये करो पहले फटाफट, फिर हम देखेंगे मैंने क्या ऑब्जर्व किया था, मेरी लर्निंग से आपकी लर्निंग कितनी मैच कर रही है ना। अगर हम उस लेवल पे आ रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक भी होता है, हमेशा एक कोट होती है, द पर्पस ऑफ अ लीडर या एम ऑफ अ लीडर इज टू क्रिएट मोर लीडर्स, यही होता है हमेशा। तो मेरे को भी ये है कि तुम भी उस लेवल पे आके खेलो जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो शाबाश करो।